अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सिटी एट 10 के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। आज के दिन का करेंगे बाकायदा तौर पर आगाज़। अगर हम देखें सुबह, अगर कराची शहर की ही बात की जाए और बड़े बड़े शहरों की बात की जाए तो हम देखते हैं कि यहाँ पर लोग जो हैं वो ज़रा लेट उठते हैं सुबह, और उनकी कोशिश यही होती है कि वो ज़रा अपनी नींद को पूरा कर लें। लेकिन सुबह उठने के हमने शुरू से देखा है कि हमें बहुत सारे फ़वाइद बताए जाते हैं, लेकिन हम थोड़ी सी नीस्ती दिखाते हैं, हम थोड़ा लेज़ीपन दिखाते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम जो है वो थोड़ी देर और इसको एग्जैजरेट कर लें, अपनी नींद को मज़ीद पूरा कर लें। लेकिन सुबह अगर उठा जाए और सुबह आप निकलें बाहर, और हमने देखा है कि बहुत कम तादाद होती है लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बाहर निकलकर सुबह मॉर्निंग वॉक पर जा रहे होते हैं, और आपने देखा होगा कि वो सारा दिन जो है वो एक्टिव भी रहते हैं, सारा दिन उनका मूड भी खुशगवार रहता है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका मूड खुशगवार रहे और आप भी एक्टिव रहें तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि सुबह आप जल्दी उठें, और उठने के बाद अपने काम पर जाने से पहले 10-15 मिनट की एक वॉक कर ली जाए, ताकि जो है वो आपकी बॉडी भी जो है वो थोड़ी सी एक्टिव हो जाए। सुबह की सैर के से आपकी ना सिर्फ जहनी और जिस्मानी सेहत बेहतर होती है, बल्कि इसके लिए आपको सुबह जाकर घर से बाहर निकलने की ज़रूरत है कि आप घर से बाहर निकलें। सूरज की रोशनी आपके जहन में तब्दीलियां लाती है और आपके दिमाग में केमिकल पैदा करती है, जिससे आपका मिजाज बेहतर होता है। सूरज की रोशनी के फ़वाइद सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाते। सूरज की रोशनी आपके दिमाग में मेलाटोनिन हार्मोन्स की पैदावार को रोकता है, जिससे आप सुस्ती महसूस करते हैं, और जो ही आप सुबह आँख खोलते हैं और सूरज की किरणें देखते हैं, आपकी आँख के पीछे लगे हुए सेंसर दिमाग के एक छोटे से हिस्से हाइपोथैलेमस सिग्नल भेजते हैं। अगर हम देखें कि अगर आप कोई भी इंसान है वो सुबह उठता है और उसके बाद जो है अक्सर लोग ये भी शिकायत करते हैं कि हमारी नींद जो के घंटे जो है वो, जैसे कहा जाता है 7-8 घंटे आपने नींद के लेने हैं, वो नींद पूरी भी हो जाती है, उससे ज़्यादा भी हम टाइम ले लेते हैं, लेकिन जब हम उठते हैं हमें थकावट हो रही होती है और सारा दिन वो लेजीनेस जो है वो हमें रहती है। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि अपने लिए जो है वो 5-10 मिनट निकालें, और निकालने के बाद ताकि आप जो हैं वो एक अच्छा दिन, एक पॉजिटिव दिन जो है वो गुजार सकें। इसी के साथ अगर हम आज की ताज़ा तरीन ख़बरों की तरफ बढ़ें और आज की टॉप 10 स्टोरीज़ की तरफ बढ़ें कि हमारे पास आज की टॉप स्टोरीज़ कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कराची शहर के मौसम की। हमने देखा कल भी शदीद गर्मी थी कराची शहर में, लेकिन जो है वो हमने देखा कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश हुई। क्योंकि कराची है बहुत बड़ा, तो बारिश एक इलाके में होती है, बाकी इलाकों में जो गर्मी होती है। वैसे ही कुछ मौसम था। आज के मौसम की बात की जाए तो आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 39.9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आइंदा 4 से 5 रोज़ मौसम गर्म, कभी शदीद गर्म और खुश्क रहेगा, और पारा जो है वो 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। शुमाल मगरिब से गर्म और खुश्क हवाएँ भी चलेंगी। साथ ही साथ हम लोग बात करें कराची शहर में होने वाले सकाफ़ती मेले की, तो उसकी अगर हम बात करें तो आज उसका 14वां रोज़ है, और आज स्पेन से आए फ़नकार अपने फ़न का जादू जगाएंगे। ड्रामा की तहरीर एनी बेकर की है और खेल की हिदायत बेजे एवॉन्स ने दी है। हमने देखा है कि इसका 14वां रोज़ है, और जिस बड़ी तादाद में लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं और जिस तरीके से जो है वो तमाम तर लोग मुख्तलिफ़ सकाफ़तों से जुड़ रहे हैं, एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है जो हमारे शहर में हो रही है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तालीम की, तो हमने देखा कि कल रात इंटर बोर्ड कराची के चेयरमैन एक बार फिर से तब्दील हो गए। कराची के आला सानवी तालीमी बोर्ड के चेयरमैन को एक बार फिर तब्दील कर दिया गया है। चेयरमैन इंटर बोर्ड कराची जुल्फ़िकार शाह को ओहदे से हटाने के बाद प्रोफेसर अमीर हुसैन कादरी को बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची का कायम मकाम चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया है, और इसका जो नोटिफिकेशन है वो भी जब जारी कर दिया गया है, जबकि 3 अक्टूबर को महकमा कॉलेज एजुकेशन के ग्रेड 19 के एसोसिएट प्रोफेसर अमीर हसीन कादरी को आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची में डेपुटेशन की बुनियाद पर सेक्रेटरी तैनात किया गया है। अच्छा, इंटरमीडिएट की हम चीज़ें देखें, जब से इम्तिहानात हुए, इम्तिहानात से पहले देख लें, जो भी एक सारा प्रोसेस रहा, रिज़ल्ट का मामला देख लें, हमेशा से जो है किसी ना किसी परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। इस पर हमने बात करनी है। साथ ही साथ हम देखें वज़ीर आला सिंध हमें काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का शुमाली वज़ीरिस्तान में कामयाब ऑपरेशन पर पाक फ़ौज को मुबारकबाद। हमारा एक ही दुश्मन है, वो है दहशतगर्दी। इस नासूर का खात्मा तेज़ी से किया जाएगा। पाकिस्तान बहुत जल्द अमन का गहवारा बनेगा। फ़ौज को शुमाली वज़ीरिस्तान में कामयाब ऑपरेशन पर पाक सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वज़ीर आला को मुबारकबाद भी पेश की। इस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि एक बार फिर से ऐसा लगता है कि दहशतगर्दी की लहर जो है वो दोबारा से अपना सर उठा रही है।
साथ ही साथ बात करें तो आर्ट्स काउंसिल में मुस्तफ़ा जैदी को खराजे तहसीन पेश करने की तकरीब हुई। तकरीब की सदारत मारूफ शायरा ज़हरा निगाह ने की। मुकर्रीन में फरासत रिजवी, फातिमा हसन और अमरीन हसीब अंबर शामिल थे। इस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ बात की जाए जामा कराची की, तो जामा कराची की जानिब से डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए डॉक्टरेट की एजाज़ी संद जो है वो जारी की गई। गवर्नर हाउस में जामा कराची की सादा पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें जामा के चांसलर और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने डॉक्टर जाकिर नाइक को PhD की एजाज़ी डिग्री भी दी। साथ ही साथ अगर बात हम करें जामे कराची की, तो जामे कराची में सहूलियात के फुकदान पर तुलबा का एहतजाज। तुलबा ने सड़क बंद कर दी। जामा कराची के एडमिन ब्लॉक पर इस्लामी जमीयत तुलबा और तुलबा अलायंस की जानिब से होने वाले एहतजाज में तुलबा और तालिबात ने भरपूर हिस्सा लिया और शदीद नारेबाजी की। एहतजाज जामे में भारी फीसों, पॉइंट्स की कमी, क्लासेस के अबतर सूरत हाल और बुनियादी सहूलियात के फुकदान पर किया गया है। इस पर भी बात करेंगे। और शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में कैंसर के मरीजों के लिए अद्वियात की किल्लत का सामना हमें करना पड़ रहा है। जिना अस्पताल की हम बात करें तो जिना अस्पताल के एंकोलॉजी डिपार्टमेंट में कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी के लिए दरकार मुतअद्दिद दवाएं और इंजेक्शंस दस्तयाब नहीं, जिसके बायस यहाँ ज़ेर इलाज मरीज़ों को महंगे इंजेक्शंस और अद्वियात फराहम करना एक बहुत बड़ा जो है वो चैलेंज बन गया है। इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम लोग बात करेंगे। और स्टूडियो में मुझे इन सब बातों, इन सब खबरों पढ़ने के लिए ज्वाइन कर चुके हैं मेराज अख्तर साहब और साथ ही साथ अशरफ खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले बताएं कैसी रही आप लोगों की मॉर्निंग? सुबह उठती सबसे पहले ही पता चला, क्योंकि अब तो जब कल मौसम इतना ज़्यादा गर्म था ना, तो सुबह उठती ही पहले तो मौसम का हाल जाना, तो पता चला कि आज भी गर्मी रहेगी। और वाकई बाहर निकले तो गर्मी थी। अभी मेरे ख्याल में 33-34 सेंटीग्रेड जो है इस वक्त चल रहा है। बहरहाल मॉर्निंग हमेशा गुड ही होनी चाहिए, तो बहरहाल अच्छी रही मॉर्निंग भी। और अब जाहिर सी बात है, काम का आगाज़ हो चुका है और सारा दिन वर्क करना है, काम करना है, तो इसमें गर्मी, सर्दी, बारिश, तो हमारी फील्ड में तो खैर ये चीज़ें जो हैं वो किसी गिनती में नहीं आती हैं। हाँ, इसको एंजॉय ज़रूर किया जा सकता है, लेकिन काम के साथ भी एंजॉय किया जा सकता है। तो हम काम के साथ इसको एंजॉय करेंगे और मॉर्निंग को हमने बिल्कुल खुशामदीद कहा है। ठीक है। अच्छा, मुझे आप बताइए शबाई, जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं गर्मी हो रही है कराची शहर में, साथ ही साथ जैसे मैं प्रोग्राम के शुरू में बात करी थी कि आपको जो है वो मॉर्निंग वॉक पर जाना चाहिए, कभी आप गए हो मॉर्निंग वॉक पे? पहले जाते थे, अब टाइम का मसला है। लेकिन जैसे कि आपने कहा, मॉर्निंग अगर स्टार्ट अच्छी हो तो दिन में बहुत अच्छा गुजरता है। और लेकिन अगर हम देखें, अक्टूबर का महीना है, अक्टूबर के महीने में कराची में आप देखें कल जो है 40 डिग्री ऐसा ही किया है और आज भी 38 से 39 डिग्री करें, 1 डिग्री कम होगा। लेकिन जो गर्मी की शिद्दत है, तो ऐसे लग रहा है कि जून जुलाई जो है उसका सूरज जो है आपको तपिश दे रहा है। तो ख्याल रखें और जो भी बाहर निकलें, और इस दौरान यानी कि सबसे पीक आवर अगर आप देखें 12 बजे से 3 बजे तक है, तो इसमें डायरेक्ट धूप में निकलने की कोशिश ज़्यादातर सेफ साइड रहें और पानी ज़्यादा पिए। पानी की जो है वो वैसे भी पानी ज़्यादा पीना चाहिए, आपके लिए बहुत अच्छा भी होता है, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होता है। और जो गर्मी, इस तरह की जब गर्मी पड़ी होती है, कहा जाता है ना, कुछ आपके घंटे होते हैं जिसमें आपने कोशिश करनी है कि बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें। अच्छा, सबसे पहले अगर मिराज भाई हम लोग बात करें, इंटर बोर्ड कराची के चेयरमैन को एक बार फिर से तब्दील कर दिया गया है। हमने देखा जब से ये सिलसिला पूरा शुरू हुआ है, उस वक्त से हम लोग देख रहे हैं कि कोई ना कोई हर्डल, कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई मसला है जिसका सामना करना पड़ रहा है। आप बताएं सारी सूरत-ए-हाल पर आप क्या कहते हैं? देखिए, गुज़िश्ता 1 साल के दौरान, गुज़िश्ता साल ही प्रॉब्लम शुरू हुई थी, जब नताइज जो है वो तलबा के सही नहीं आए थे, फिर एहतजाज हुए, वो भी हमने देखा और कवर भी किए। तो उसमें भी गलती जो है वो ज़िम्मेदारों की निकली, जो कि इंटर बोर्ड के ज़िम्मेदारान थे। और मैट्रिक बोर्ड में भी कुछ इसी तरह की सूरत-ए-हाल रही थी। तो हमने ये भी देखा कि 1 साल के दौरान में 2 से 3 जो है लोग यहाँ पे ट्रांसफ़र हो चुके हैं। अब गुज़िश्ता रोज़ फिर ट्रांसफ़र एक हो गया है। तो बात यह है कि या तो बिल्कुल देखभाल कर ऐसे शख्स को वहाँ पर तैनात किया जाए जो कि ज़िम्मेदार भी हों और अपनी ज़िम्मेदारी को पूरी तरह समझते भी हों कि उनको काम क्या करना है, ठीक है ना। अगर ये सूरत-ए-हाल हो जाए तो उसमें फिर उनको वक्त दिया जाए, कम से कम 2 साल 3 साल वो वहाँ पर रहें, ताकि सारे सिनेरियो को, सारे मामलात को वो समझ सकें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मुस्तकबिल का मामला होता है, सही है ना। अब ये बार बार की तब्दीली जो है ये भी इशारा करती है कि मुबैना तौर पर कोई करप्शन के मामला थे या फिर गैर जिम्मेदारी के मामला थे, गफलत और लापरवाही के मामला थे। तो ये बार बार ट्रांसफ़र होते रहेंगे। तो इससे देखिए बात वही आती है कि जब हम
कराची के शहरियों की बात करते हैं, बुनियादी वसाइल नहीं मिल रहे हैं और सारे मामला हो रहे हैं, तो सफ़र कौन कर रहा है? तो सफ़र किसी भी सूरत में, देखें, करप्शन हो, बद इंतज़ामी हो, गफलत हो, लापरवाही हो सरकार की तरफ से, सफ़र किसी भी सूरत आवाम ने या फिर उन बच्चों ने करना है, क्योंकि अभी वो बच्चे हैं जो जाहिर सी बात है अभी मुस्तकबिल के मेहमान हैं, इनको आगे बढ़ना है, पढ़ना है। अब उनके लिए जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो मसाइल उनको आ रहे हैं, तो हमारे यहाँ तो समझ लें कि मैट्रिक से ही और 9th से ही एहतजाज शुरू हो जाता है। ऐसा ही ऐसा ही। तो ये बच्चे बेचारे जो 9th और मैट्रिक से एहतजाज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इनका मुस्तकबिल क्या होगा? और मुस्तकबिल, बिल्कुल सही कह रहे हैं मिराज भाई। और जिस तरीके से बार बार तब्दील किया जाता है, अब एक चीज़ जिसकी गफलत हो गई है, रिज़ल्ट हमने देखा उसमें बदउनवानी हुई या उस तरीके से रिजल्ट्स में छेड़छाड़ की गई, अब आपने ओहदे से तो उनको हटा दिया है, लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो तो बच्चों को भुगतने पड़े ना। कुछ बच्चों के साल ज़ाया हुए, कुछ बच्चों के साथ इतने सवेयर मसाइल और बच्चे बड़े जो है वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं जब इस तरह का कोई रिजल्ट का, मैट्रिक के रिजल्ट का, इंटर के रिजल्ट का मामला हो। अशरफ भाई से भी इस पर बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। बात हम कर रहे हैं इंटरमीडिएट के इम्तिहानात हुए, इंटर बोर्ड कराची के चेयरमैन को एक दफ़ा फिर से ओहदे से हटा दिया गया और उनकी जगह नए कायम मकाम चेयरमैन आ गए हैं, उस पर बात कर रहे थे हम। अशरफ भाई, आप बताएं मुझे इस सारी सूरत हाल पर आप क्या कहते हैं, क्योंकि पहले जब इनका पूरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ, एडमिट कार्ड जाने का सिलसिला शुरू हुआ, तब भी हम बात कर रहे थे। फिर जब इनके इम्तिहानात हुए, इम्तिहानात में जो बदनज़मी आई उस पर भी हम बात कर रहे थे। फिर रिज़ल्ट का मामला हुआ, फिर चीटिंग का मामला हुआ, फिर बिजली गैस का मामला हुआ कि बिजली अवेलेबल नहीं है, उसके बाद रिज़ल्ट में बेज़ाब्तगियाँ हुई, अब दोबारा से इनको हटा दिया गया है। ये क्या लंबी दास्तान है या इसका कुछ होगा? नहीं, देखें, अभी कुछ तहकीकात भी हुई थी और जो पहले रिज़ल्ट आया था उसके बाद बीच में मसाइल हुए, पेपर लीक हुआ, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें थी जिसके ऊपर अब वो एक नई चेंजिंग करने जा रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए सबसे बड़ा जो इशू है हमारा 9 मैट्रिक फिर इंटर, मतलब इंटर बोर्ड का, इनके इश्यूज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम देखें सिंध में, और सबसे बड़ा शहर है ये कराची, हमें ये समझने की ज़रूरत है। और इस शहर में जो तादाद है, अगर आप 9 मैट्रिक के स्टूडेंट्स की देखें या इंटर की देखें तो बहुत ज़्यादा तादाद होती है, तो उसकी वजह से मसाइल बहुत बढ़ जाते हैं। उसको मैनेज करना कैसे, किस तरीके से करना है, क्योंकि बहुत ईजी है, इसको इतना मुश्किल हमने किया हुआ है। हमने हर चीज़ देखें, हम पासपोर्ट के लिए जाते हैं, हम किसी और चीज़ के लिए, सब ऑनलाइन हो गया है। अगर एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपके स्कूल, सबसे बड़ा इशू ये है कि प्राइवेट रजिस्ट्रेशन, अगर हम स्कूल देखें इस शहर में तो आप प्राइवेटाइजेशन, जो स्कूल की जो एसोसिएशन, उनसे पूछे कितने स्कूल हैं, तो कोई बोलेगा 3000, कोई बोलेगा 4000, एग्जैक्ट नंबर नहीं है। और उसके बाद अगर आप स्टूडेंट्स की तादाद देखें और डिवाइड देखें तो वो बहुत बड़ा मसला है। इसको रजिस्टर्ड करने के लिए मेरा एक मतलब तजवीज़ है, जो मैंने एजुकेशन माहिर भी हैं और फेडरेशन हाउस में होते हैं, उन्होंने एक सेमिनार कराया था। उन्होंने कहा जैसे इंटरनेशनल हम देखते हैं तो ऑनलाइन वेरिफिकेशन होती है, जैसे मैं हूँ, मैं वालिद हूँ और मेरे बच्चे हैं तो मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे, तो ऑनलाइन आप जाके डाटा दे दें, कोई भी अपने बच्चे का डाटा तो गलत नहीं डालेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के एडमिट कार्ड, ये वो, अब तो हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है। आप एक स्टेप अहेड जाएं, ऑनलाइन जदीद जो टेक्नोलॉजी है उसकी तरफ जाएं, ईजी एक्सेस दें। यहाँ पे तो आप यकीन करें, आप जाएं बोर्ड ऑफिस पे जाएं, इंटर बोर्ड पे जाएं, तो आपको वहाँ पे भी एक माफिया नज़र आएगी। ऐसा ही आप फॉर्म भरने जा रहे हैं, मेरे बेटे का हुआ था, मतलब जब वो इंटर में था, मैं जमा कराने गया तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे चले जाएं। वहाँ पे 4-5 लोग खड़े हुए थे, तो गाड़ी लगाई और फिर मैं उतर के जाने लगा। उसने कहा भाई क्या काम है? मैंने कहा आप कौन? कह रहे जी हम वो करा देंगे, हम बोर्ड के एजेंट्स होते हैं ना। हाँ, वो एजेंट है वो। मैं समझ गया, मैंने कहा अच्छा जी। मैंने कहा भाई ये तो सिर्फ जमा का है, मार्कशीट निकलवानी है। ये वो जी आप तो जाएंगे, इतनी लंबी लाइन होगी, आप हमें पैसे दे दें। मैंने क्या पैसे होंगे? फीस है उसकी 500 रुपये। और कह रहा है कि ना सर जी 2000 रुपये में आपको लाइन में भी नहीं लगा, 2000 रुपये दें। मैंने किस बात के 2000 रुपये दें? देखें, आप हिंड्रेंस डालते हैं, जितनी रुकावटें बढ़ाते हैं, उसकी वजह से मसाइल किसको होते हैं? एट दी एंड वालिदैन को या बच्चों को। तो इसके लिए आप एक बहुत, जो भी आप चेयरमैन लाएं, वाइस चेयरमैन लाएं, जो भी लाएं, तो आप कोई ऐसे लोग तो लाएं यंग, जिनको वो पुराने बाबा आजम को लेकर आते हैं, वो पूरा 20 साल पुराने वाले सिस्टम को चलाते हैं। पाकिस्तान को आगे लाना होगा, पाकिस्तान को जदीद बनाना होगा, पाकिस्तान को नई टेक्नोलॉजी पर ट्रांसफर करना होगा। आप जाके देखें कोविड के बाद ऑनलाइन एजुकेशन कितनी बढ़ गई है। हमारे एग्जाम नहीं हुआ था, बच्चे तो पढ़ के आगे गए। आप ऑनलाइन एजुकेशन पे जाएं, उसकी रजिस्ट्रेशन कराएं और इजी एक्सेस करें, बच्चों को तंग नहीं करें। अब आप देखें कितना प्रोटेस्ट हुआ था
मतलब कि ए ग्रेड या A1 ग्रेड वाली बच्चियां रो रही थी। मतलब आप सोचें मेरे भी बच्चे हैं और मैं देख के मैं सोचा मेरे बच्चे जब आएंगे तो क्या होगा। ऐसा ही तो आप इसको सिस्टम को ठीक करें, बंदे को चेंज करने से नहीं होगा, आपको सिस्टम ठीक करना होगा। और इतना पुराना सिस्टम है कि ये ऐसे ही चलता रहेगा अगर सिस्टम ठीक नहीं किया। अच्छा शोभा, मुझे पता है क्या लगता है, अब जैसे हम लोग अक्सर ये बात कर रहे होते हैं कि हमारे जितने भी डिपार्ट्स हैं, अगर बात कर लें, अगर हम तालीम की बात कर लें, अगर कोई ऐसा बंदा, जैसे हम बात करें हमारे मुल्क में कमी नहीं है ऐसे लोगों की जो कि एजुकेशनलिस्ट ना हो, जिनके पास वो डिग्रीज ना हो, जो जिनको सिस्टम का पता हो। हमारे यहाँ ये वाला रिवाज ही नहीं है। हमारे यहाँ जिसका दिल करता है, जो 4 पैसे देता है उसको चेयरमैन लगा दें, जो 4 पैसे देता है उसको आप कोई भी। अब मैं आपको बताऊँ, मैं एक सरकारी इदारे में गई एक इंटरव्यू कंडक्ट करने, और माशाल्लाह मैं उनसे बात करने लगी और मैं उनसे पूछ रही हूँ, मैंने उनसे कोई सवाल करना था। अब खैर सारी बात तो मैं नहीं बता सकती, मैंने उनसे सवाल करना था फॉर सपोज़ के इस शहर में इस सड़क पे कितनी स्ट्रीट लाइट्स हैं। अब मैं उनसे पूछ रही हूँ इस स्ट्रीट पे कितनी लाइट्स, इस रोड पे कितनी स्ट्रीट लाइट्स हैं। तो उन्होंने मुझे कहा 1 मिनट। अब वो सीट पर बैठे, उन्होंने मुझे कहा 1 मिनट। उनका PA खड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कितनी है? उसने कहा सर 4 है। उन्होंने कहा अच्छा 4 हैं, नहीं 10 हैं, 10 में से 2 ख़राब हैं, 4 को ये उठा के ले गए हैं, ये जो हमारे शहर में मंशियात हैं। अब वो उनको बता रहे हैं, उन्होंने लिखे और उसके बाद ना वो याद कर रहे हैं। उसके बाद वो मुझे बता रहे हैं। अब मैंने उनसे एक और सवाल किया जो हम कहते हैं ना आउट ऑफ सिलेबस आ गया, तो वो बेचारे फिर 1 मिनट रुक जाएं, फिर वो अपने PA से पूछ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारी सीट्स हैं ना, जो चेयरमैन हो गए, जो हमारे मिनिस्टर्स हो गए, ये कंसर्न्स मिनिस्टर हों जिनको पता हो। अब जैसे फाइनेंस की मिनिस्ट्री है, ये ऐसे बंदे के पास होनी चाहिए जिसको फाइनेंस का पता हो। अब ये तालीम की जो सीट है ये उसके पास होनी चाहिए जिसको तालीम की नो हाउ हो। हमारे यहाँ तो जिसका दिल करता है 4 पैसे दे के वो कहता है भाई आए चेयरमैन लग जाएँ। भाई यही तो मसला है ना। आप देखें ना, आप यकीन करें, मैं कस्टम हाउस जाता हूँ, मैं FBR जाता हूँ, ठीक है, जो ऑफिशियल स्टेट बैंक में आप कभी नहीं देखेंगे गैर मुतल्लिका अफराद जो है सीट पे बैठे हों। गवर्नर स्टेट बैंक ऑफिशियल बंदा आता है और उसको पता होता है कि बैंकिंग सिस्टम क्या है। अगर आप फाइनेंस मिनिस्ट्री में जाएँ तो उसको फाइनेंस का सबको पता है। अब इसके अलावा अगर हम देखें जैसे कि बैंकिंग सिस्टम में, बैंकिंग सिस्टम उसको बैंक का नहीं पता होगा, उसको नहीं रखेंगे। उसकी मतलब आप नो, एक होता है बैंकिंग में हमारी ज़बान में कहते हैं नो योर कस्टमर, यहाँ पे नो योर जॉब होना चाहिए। आप अगर उसको रख रहे हैं तो माशाल्लाह से उससे पूछें कि किस चीज़ का है। जैसे आपने किया, हम भी जाते हैं और जब जाके इनसे पूछते हैं, MD वाटर बोर्ड का मैं बोलूँगा कराची में पानी का सबसे बड़ा, उनसे पूछें तो वो कहते हैं लोग इतने तनख्वाहें पैसे आते नहीं हैं। तो भाई आप सिस्टम ठीक करें ना, सिस्टम ठीक करें। आपको मैंने कहा आप ये कैसे ठीक होगा? कह रहे हैं जी वो अच्छा आप बता दें। मैंने कहा MD वाटर बोर्ड आप हैं, आप मुझे बताएं ना, 7 ज़िला हैं, 40 साल में कोई एक ही ज़िला में आपने पानी की लाइन डाली, सीवरेज की लाइन डाली? कहने कैसे डालें, इतने लोग हैं, हमारी आमदनी जो है उतने आपके जो अखराजात हो जाते हैं, तनख्वाहों में चले जाते हैं, बचता ही नहीं है कुछ, पेट्रोल या डीजल है ये वो। तो मैंने कहा आप अपनी आमदनी बढ़ाएं ना, उसके लिए आप सर्विसेज दें लोगों को। आप सर्विस दे नहीं रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं। तो हमारा जो ये सिस्टम है यहाँ पे जो गैर मुतल्लिका अफराद को जो रखा जाता है, आप यकीन करें कि कोई भी इदारा हो वो वहाँ पे आके बैठ के वो चैम्पियन तो हो जाता है, माशाल्लाह से चैम्पियन होता है। अब हम सिंध की बात करते हैं, कोई भी इदारे में आप चले जाओ, सरकारी इदारे हैं, और उससे जाके आप उसके मुतल्लिक पूछ लें। मैं एक सिंपल सा बोलूँ, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं हम, कारोबार आसान कैसे हो इंडस्ट्री का। अगर आप मुतल्लिका लोगों से जाके पूछें तो कहेगा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, तो वो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें देखें, आवाम ये पब्लिक सर्वेंट हैं, आवाम को सर्विस देने वाले लोग हैं, वो जॉब पे रखा गया है कि आवाम के मसाइल हल करें। आप मुझे बताएं, आप भी शो करती हैं, रोड शो पे भी जाती हैं, आपको कहीं आवाम का मसला हल होता हुआ नज़र आ रहा है? कहीं भी नहीं आता। मेयर कराची बोले तजावुज़ात ख़त्म कर दूंगा, तो भाई वो दोबारा कैसे लग जाती हैं? पूरा सिस्टम है। मेराज साहब बताएंगे सिस्टम की असल हकीकत। पुलिस मिली हुई है, KMC मिली हुई है, DC मिले हुए हैं इस शहर में। मैंने आपको बताया रोड ऐसी हैं कराची शहर की, मैं आपको बोलूँ 100% तजावुज़ात हटा दें, आप रश ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, इतनी चौड़ी सड़कें। और अक्सर हम इस पर बात भी कर रहे थे कि अगर कराची शहर में कभी हड़ताल हो या कभी शहर बंद हो तो आप ज़रा निकल के देखें, आप यही सदर चले जाएं, आपको ये इतनी कुशादा सड़क नज़र आएगी कि आप सोचेंगे कि यार ये वही सड़क है जो नॉर्मल रूटीन में हमें देखने को मिलती है। अच्छा, अगर हम तालीम की बात करें, पढ़ाई लिखाई की बात करें, इंटर वाले मामलात की बात करें, तो इंटर के बाद एक और मरहला आता है यूनिवर्सिटीज़ का।
कराची की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जामे कराची, उसमें भी हमने देखा कि तलबा और तालिबात जो हैं वो एहतजाज पर निकले हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर आप कह लें पॉइंट्स का है, क्योंकि एक तो एंट्रेंस से लेकर अपने ब्लॉक तक पहुँचना एक बड़ा चैलेंज है, 15 आधा घंटा लग जाता है आपको, उसके लिए पॉइंट्स की कमी। फिर साथ ही साथ अगर हम देखें वहाँ पर आपकी जो बिल्डिंग्स हैं, कुछ ब्लॉक्स ऐसे इतनी खस्ता हाली का शिकार हैं ना, वहाँ पर बिजली नहीं आती तो नहीं आती अब। और वहाँ पर हमने वाक़यात भी देखे हैं आए रोज़, ऐसे ऐसे वाक़यात, दिल दहलाने देने वाले वाक़यात होते हैं कि वाकई आपको लगता है कि यार ये भी मुमकिन है यूनिवर्सिटी में। अब मुझे बताएं, इंटर के स्टूडेंट्स भी एहतजाज कर रहे हैं, अब यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट भी एहतजाज कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इस पर कुछ कहते हुए भी जो है ना अजीब सा महसूस हो रहा है। हर मुल्क में भले वो तरक्की याफ्ता हो या ना हो, वहाँ पर कम से कम हमने ये तो देखा है कि वहाँ पर तालीम के लिए और सेहत के लिए जो है खुसूसी इंतजाम किए जाते हैं, और खुसूसी इसका स्पेशल कोई बजट भी रखा जाता है ताकि इसमें बेहतरी आए, क्योंकि इसमें बेहतरी आएगी तो जाहिर सी बात है आगे मुस्तकबिल में मुल्क में बेहतरी आएगी। ऐसा ही है। तो हमारे यहाँ तो मामला ये है कि जो तालीम का बजट होता है वो या तो सबसे कम होता है या फिर सबसे कम से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। उसका बजट इतना रखा जाता है कि इस पर काम हमने करना ही नहीं है, नहीं करना, सही हमने दीगर चीज़ों पे काम करना है, इस पर तो हमने काम करना ही नहीं, देखना नहीं है। इसी तरह सेहत का मामला है हमारा, जो अस्पतालों के हाल है कि इन दोनों के बजट्स इतने कम होते हैं कि फंड्स की इतनी शॉर्टेज होती है कि वो जितने भी मामलात हैं उनके साल भर में चलाने के, वो उसको पूरा कर ही नहीं पाते, क्योंकि एक बड़ा तो समझ ले बजट का हिस्सा जो है वो तो तनख्वाहों में और मराहत में निकल जाता है। ऐसा ही है। बाकी जो बचता है उसमें फिर जाहिर सी बात है मुबैना तौर पर जो लोग बैठे में उसमें कुछ अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, तो कुछ करप्शन की नज़र हो जाता है। ऐसे बाकी जो कलील सी रकम जो बचती है, अब उससे क्या काम किया जा सकता है आप भी बताइए। अब मैंने कुछ देर पहले भी आपसे ये कहा कि जब मैट्रिक वाले बेचारे बच्चे और इंटर वाले जो हैं वो एहतजाज करते हुए जा रहे हैं, वो बेचारे यूनिवर्सिटी जाएंगे, वहाँ भी एहतजाज ही करना है उन्हें, यही ऐसा ही है। तो भाई वो पढ़ेंगे कब, उनके मामलात कब हल होंगे, किस तरह से वो आगे बढ़ेंगे, इसके लिए हमें सोचने की ज़रूरत है। अब जामिया कराची जाहिर सी बात है एक बहुत बड़े रकबे पर है, ऐसा ही है। पॉइंट्स की कमी का इशू हमेशा से ही है, बहुत पुराना है, ठीक है ना, कोई अभी की बात नहीं है, लेकिन अब ज़्यादा हो गया, अब ज़्यादा हो गया, क्योंकि देखें अब सोशल मीडिया भी है, मीडिया भी है, तो चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं। पहले भी यही सब कुछ होता था तो कम नज़र आता था, अखबारों में छप जाती थी कभी कभी खबर, लेकिन अब रोज़ की बुनियाद पर हम देख सकते हैं, बच्चे भी ज़ाहिर सी बात है सब तेज़ हैं, ज़हीन बच्चे हैं। अभी जो सूरत हाल है वहाँ पर ब्लॉक्स में अगर कोई काम होना है तो अब उसके लिए वो यहाँ से लिख के भेजेंगे अपनी मिनिस्ट्री को, तो फिर वो मिनिस्ट्री तक जाएगा, तो फिर वो अप्रूव होगा, तो फिर वो आएगा, इस चक्कर में वो पूरे साल का बजट निकल जाता है। ऐसा ही। और लिटरली मिराज भाई, जामे कराची के जो असातिज़ा हैं ना, लिटरली वो भी सरापा एहतजाज होते हैं कि आप बाथरूम देख लें, आप ये देखें यहाँ से पानी गिर रहा है, ये बिल्डिंग इतनी पुरानी है, इसके लिए इतना बजट आया था, कहाँ गया। असातिज़ा जिन्होंने आपको पढ़ाना है, आप देखें आपने उनको कितना ज़िच कर दिया है, और वो इस नहज पर पहुंच गए कि अब वो भी एहतजाज करने पर आ गए हैं। और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी और इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पर जो है वो तलबा और तालिबात पढ़ते हैं, और बहुत आप कह लें कुछ सेक्टर्स में कराची यूनिवर्सिटी का एक नाम है, जो वहाँ के जो स्टूडेंट्स बाहर निकलते हैं डिग्री लेके, उनको जो है वो माशरे में जो है अच्छी जॉब्स भी मिलती हैं। लेकिन एक आप जब आपने एक अरसा गुजारना हो, 4 साल का अरसा हो, 2 साल का अरसा हो, आप एक ऐसी जगह पर गुजारते हो जहाँ पर आपको थोड़ी बहुत सहूलियात हो, और ये तो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं आपकी कि आपने मैट्रिक के बच्चे को भी जो है वो भी ख्वार हो रहा है, उसके बाद अगर इंटर का बच्चा है वो भी धक्के खा रहा है, अगर इंटर यूनिवर्सिटी का बच्चा है वो भी ये कर रहा है, और उसके बाद जब प्रैक्टिकल लाइफ आ जाएगी तो फिर तो धक्के ही धक्के हैं, फिर तो कुछ भी नहीं होना, फिर तो यही है कि आपने यहीं फंसना है, ये सब कुछ करना है। अच्छा, इस खबर से ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़ें तो वज़ीर आला सईद मुराद अली शाह का जो है वो वज़ीरिस्तान में कामयाब ऑपरेशन पर पाक फ़ौज को उन्होंने मुबारकबाद दी। उनका कहना ये था कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो दहशतगर्द है, और हम इस दहशतगर्दी के नासूर को जो है वो ख़त्म करके रहेंगे, और पाकिस्तान बहुत जल्द अमन का गहवारा बन जाएगा। इस पर क्या कहेंगे मिराज भाई? देखिए, मैं तो बरसों से यही सुनता हुआ आ रहा हूँ, और इंशाल्लाह बनेगा, कभी न कभी तो ऐसा वक्त आएगा पाकिस्तान अमन का गहवारा बन जाए। बात यह है कि दहशतगर्दी का नासूर जो है वो इतनी जड़ें पकड़ चुका है हमारे यहाँ, क्योंकि अगर आप देखें अभी कुछ साल तो हमारे बहुत अच्छे गुजरे 2012-13 के बाद से, जब पाक फ़ौज ने एक्शन लिया और वज़ीरिस्तान समेत बहुत सारी जगहों पर ऑपरेशंस हुए, कराची में ऑपरेशंस हुए, हालात किसी कदर काबू में आए। लेकिन ये सिलसिला हमारा तो बरसों से चल रहा है। अब
देखिए, दहशतगर्दी अगर वजीरिस्तान में हो रही है ना, तो उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट जो है ना वो कराची पे ज़रूर बिल्कुल आएगा। ऐसा ही है, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसा ही। पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में दहशतगर्दी होगी, वाक़यात होंगे या कोई नेटवर्क मुनज़्ज़म होगा और सर उठाएगा, तो उसका इम्पैक्ट कराची पे लाजमी पड़ना है, क्योंकि कराची से सबके मामला जो है वो वाबस्ता हैं किसी भी सूरत में। सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, मेरा एक सवाल भी है कि जिस तरीके से ना हम जब बात कर रहे होते माफियाज की या इस तरह के क्राइम्स की हम बात कर रहे होते, तो लोग कहते हैं कि इनको वक्त दिया गया, इनको इतना वक्त दिया गया कि ये मुनज़्ज़म हो जाएं, ये प्रॉपर्ली इनके ये, उसके बाद अब इनको निकालना बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि अब इतनी बड़ी तादाद में ये लोग माफियाज काम कर रहे हैं कि अब इनको ख़त्म नहीं किया जाता। ट्रांसपोर्ट माफिया की बात कर लें आप, बाकी ये जो कब्ज़ा ग्रुप की बात कर लें, हर बंदे की बात कर लें। अब हमने दहशतगर्दी का जो एक एलिमेंट है, इसका हमने देखा कि जब ये हमारे शहर में नहीं था, उसके बाद ये हुआ और ये एक्सट्रीम लेवल पर गया, फिर दोबारा से ये बिल्कुल ज़ीरो पर आया, तो हमने वो सब कुछ एक्सपीरियंस किया हुआ है। अब दोबारा से जब हम देख रहे हैं कि उस तरीके से मामला थोड़े से सेंसिटिव हो रहे हैं, तो आपको लगता नहीं है मेराज भाई कि इसको वहीं पर जो है वो दबा देना चाहिए, बजाय इसके कि हम दोबारा से वो दौर देखें? देखिए, होना तो यही चाहिए कि हमेशा से कोशिश तो ये रहनी चाहिए इदारों की, भाई जिनका अगर काम है, जो इदारे इस पर काम कर रहे हैं कि हमें दहशतगर्दों को पकड़ना है और इनके नेटवर्क को ख़त्म करना है, तो उनको तो यही चाहिए कि उसको नेस्त नाबूद करें, जड़ से ख़त्म करें। लेकिन हमारे यहाँ जो बदकिस्मती से कुछ कभी सियासी और कभी दीगर मामला ऐसे आ जाते हैं कि उसको डिले कर दिया जाता है। अब जब डिले कर दिया जाता है तो उनके स्लीपर सेल्स जो है ना वो पूरे पाकिस्तान में फैले हुए होते हैं, क्योंकि देखें, अगर कोई बाहर बैठा हुआ जो हमारा दुश्मन है वो हम पर वार करना चाहता है, तो वहाँ से कोई फौज थोड़ी भेजेगा इधर, या खुद आगे थोड़ी गन लेके खड़ा हो जाएगा या तोप लेके खड़ा हो जाएगा, नहीं, वो यहाँ के उन लोगों को चुनेगा, परेशान हाल लोग, ठीक है, फ्रस्ट्रेट हुए हुए लोग, जो कि बागी जहन रखने वाले लोग हैं, उनको चुनेगा, चुनने के बाद उनको फिर अपने स्लीपर सेल बनाएगा वो। तो हमारे तो सूरत चाल है, अभी 3-4 रोज़ पहले की बात है, कितना बड़ा एयरपोर्ट के पास, ठीक है, क्या ये अचानक हो गया? क्या ये अचानक हो गया कि एक गाड़ी कराची से ख़रीदी गई, वो गाड़ी कराची में ही बनती रही और उसके अंदर बारूद भरा जाता रहा कितने सुकून से, और उस दहशतगर्द का मैसेज देखिए, उसकी हिम्मत ताकत देखिए कि उसने अपने नाम वाली गाड़ी में ये सारा काम किया कि ताकि मेरे काम करने के बाद ये पता चले कि भाई ये काम किया किसने। पुलिस कड़ियाँ मिलाते अब सब जगह पहुँच रही है ना। अभी कल रात को भी इनका कोई रिश्तेदार मलिर से गिरफ्तार किया गया है जो खुद का हमलावर था। लेकिन बात यह है कि इस मामले को अभी अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो वो बेहतर होगा, क्योंकि हमने 2014 में देखा है ऐसा है कि जब एयरपोर्ट पर हमला हुआ था उसके बाद कितने बरस सिविल एविएशन और पाकिस्तानी कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचता रहा था। और ये इतना बड़ा टॉपिक है, इस पर अशरफ भाई से भी कमेंट लेंगे और मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी, सिटी 10 में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। बात हम कर रहे हैं उस मसले की, उस नासूर की जिसने जो है वो कराची शहर में और बल्कि पाकिस्तान में अपनी जड़ें पकड़ी और फिर उन जड़ों को कमज़ोर करके बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। लेकिन अब दोबारा हम देख रहे हैं कि इस तरह के कुछ वाक़यात हो रहे हैं जिसकी वजह से लोगों में भी एक खौफ हरास पाया जाता है और एक तशवीश की लहर भी है। दहशतगर्दी का ये मामला है। अशरफ भाई, आप क्या कहेंगे इस मामले पर? देखिए, दहशतगर्दी ने मजमूई तौर पर जो कहा जाता है मुल्क की मईशत को 140 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचाया है। आपकी इन्वेस्टमेंट रुकी, आपका, क्योंकि देखें आपके आसपास जो लोग हैं आपके दोस्त नहीं हैं, आपके दुश्मन हैं। आपको पता है कि इंडिया को अगर हम देखें, वो नहीं चाहता कि हम आगे बढ़ें। इसके अलावा दीगर ममालिक हैं, वो नहीं चाहते पाकिस्तान आगे बढ़े। पाकिस्तान जब बूस्ट करने लगता है तो आप देखें दहशतगर्दी बढ़ जाएगी, आप देखें क्राइसिस शुरू हो जाएंगे, आप देखें। तो क्योंकि ये सब जो है मिलकर कर रहे होते हैं, और सबसे बुनियादी वजह मिराज साहब ने जैसे कहा कि वो लोग जो पिसे हुए लोग होते हैं उनको वो इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद उनकी जहन जो उनको जो परेशानी में होता है उसका फ़ायदा उठाते हुए पैसे दे के वो इस मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ पे मैं बताऊंगा, जैसे कि बता रहे थे, यहाँ पे दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुलिस का बहुत बड़ा काम है। इंटीरियर मिनिस्ट्री की बात करूं, और वो मिराज साहब भी कंफर्म कर देंगे, वो आया था, एक फ़ैसला हुआ था हाई लेवल की मीटिंग में जिसमें पाक आर्मी भी थी, आपकी हुकूमत भी थी, तमाम सूबाई मिनिस्टर भी थे, पुरानी बात बता रहा हूँ, तमाम वज़ीर आला भी थे उसमें ये फ़ैसला हुआ था कि पूरे मुल्क में कहीं भी कोई घर में अगर किराए पे देते हैं या चेंज आउट होता है तो रेंट एग्रीमेंट देंगे, थाने में रजिस्टर्ड कराएंगे और उसके बाद कौन आया कौन गया उसका तमाम डाटा होगा। इस
हम पूरे मुल्क को छोड़ के कराची की बात करते हैं, कराची में मरदमशुमारी में 35 लाख मकानात है। कितने हैं? 35 लाख मकानात। ये है 50% रजिस्टर्ड आबादी। 50% वो आबादी कच्ची आबादी। अगर आप हाईवे पे जाएं, सफूरा क्रॉस करेंगे, अगवान बस्ती, आपने अफगानिस्तान में सुना है पाकिस्तान बस्ती हो, अगवान बस्ती हमने बनाई हुई है। और वो प्लॉट हैं वो जो कि यहाँ पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी की जो ज़मीन है उस पर उन्होंने कब्जा करके बैठे हैं। वो क्यों नहीं ख़त्म हो रही है? आप ला के बैठा दिए। फिर आप हाईवे पे जा रहे हो मेमार तक, तो राइट साइड पे आप जहाँ पहले मंडी मवेशी मंडी लगती थी, आप जाके देखें सैलाब जदगान। सैलाब कब आया था? ठीक है, हम भूल भी गए। ठीक है, और वहाँ पे झुग्गियाँ लगी हुई हैं। वो इतना बड़ा मसला है वो स्ट्रीट क्राइम में, जराइम में। वहाँ आके झुग्गियों में कौन रह रहा है किसी को कुछ नहीं पता है। आप जाएं, क्योंकि मैं हर महीने हमारी मतलब मेमार जाना होता है, फैमिली भी है वहाँ पे, तो मैं जाता हूँ, आता हूँ। आते जाते हुए जब देखता हूँ कि वहाँ पे आप देखें रिक्शे खड़े हुए हैं, बाइकें खड़ी हुई हैं, और वो झुग्गियों में मैं लाइटें देखता हूँ रात को। मतलब झुग्गियों में लाइटें, मतलब आप ये देखें कि वो कौन लोग हैं। अब वहाँ वो किसको रखा हुआ है? दहशतगर्द को रखा हुआ है, स्ट्रीट क्रिमिनल को रखा हुआ है। देखें हमारा जो सिस्टम है ना, जब आपने फैसला किया कौन आ रहा है कौन जा रहा है, एग्जिट आपका ये पूरा होना चाहिए, पूरी रिपोर्ट होनी चाहिए। और थानों को जब ये कहा गया है कि मैं मतलब एक बार हाथ जोड़ूंगा कि वो अपने कमाई को छोड़ के इस शहर के लिए काम कर लें, और यहाँ पे जो आपका डाटा है डाटा कलेक्ट करें। हर फ्लैट में 35 लाख मकानात, कितने थाने हैं ये बता देंगे? 100 या 104 या 108 थाने। अब जो थाने इनके पास रिपोर्ट है कि अगर मैं पूछूं 35 लाख मकानात में कौन रह रहा है कराची में, कैन पुलिस के कोई भी ऑफिसर बता सकते हैं? मैंने पूछा था, ये आईजी साहब आए थे काटी में, कह रहे जी अभी तो मैंने कहा सर आप तो पहले भी थे, अब दोबारा आए। तो मैं ये पूछ रहा हूँ 35 लाख मकानात में कौन रह रहा है? इज कि आईजी सिंध या पुलिस का डिपार्टमेंट जानता है? नहीं जानता। क्यों? क्योंकि यू आर नॉट डूइंग योर वर्क। आप अपना काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये हो रहा है। अब आप जब हो जाता है तो कहते हैं कहना अब चेक करो यहाँ कौन रह रहा था। ऐसा ही है, आपके पास डाटा होना चाहिए। आप दुबई जाए, कुवैत जाए, वहाँ पे आपका डाटा एंट्री होती है। आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, सारा डाटा एंट्री है। आपकी एक 1 लाइन विंडो है, ओपन विंडो है, उसमें आप डाटा डालेंगे, आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रहेंगे, कौन सा घर है, कौन सा अपार्टमेंट है। यहाँ पे आप पूछें वो आता है, ओ भाई बस में एक बैग डाला, आप कहाँ गया। ये वाली जो अशरफ भाई आपकी बात आप बात करें ना, सॉरी आपकी बात भी काट रही हूँ मैं, ये इस तरीके से हमने देखा है कि कोई भी बंदा किसी भी शहर किसी भी इलाके से, कराची से बाहर से वो आता है, आपको नहीं पता, जैसे आप बात करें ना डाटा एंट्री है ना कुछ पता है कहाँ से आ रहा है कहाँ नहीं आ रहा, कहाँ रहेगा क्या करेगा, बस आएगा कराची, कुछ नहीं उसको मिलेगा। वो ये चिंची रिक्शे वो के अड्डे पे चला जाएगा कि भाई मुझे चिंची दे दें आप, अपना किराए पे मैं चला देता हूँ। कुछ नहीं मिलेगा, वो एक वाइपर हाथ में पकड़ेगा, वो खड़ा हो जाएगा भाई मुझे आप रख लें। और इनको नौकरियाँ मिल भी जाती हैं ना। इनको जैसे आप बात करें ना कि एक बात एक फ़ैसला हुआ था कि आपने अगर किसी को किराए पे घर देना है, ये भी कोई नहीं कर रहा, मुतल्लिका थाने को रिपोर्ट होनी चाहिए, ये भी नहीं हो रहा। जितने भी गैर कानूनी काम कराची शहर में हो रहे हैं वहाँ पर ये तमाम तर लोग इन्वॉल्व हैं। तो फिर आप किस तरीके से महराज भी पता लगाएंगे कि अगर कोई चले, ये तो पता चल गया हमें, अगर हम कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एक एज एन एग्जांपल लें तो चलें हमें पता चल गया, डॉट्स कनेक्ट हो गए। अब एक बंदा है जिसका आपको पता ही कुछ नहीं है, वो कहीं जो है वो गाड़ियों की सफाई करता है या वो झाड़ू लगाता है, उसको कैसे पकड़ेंगे आप अगर वो किसी दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलव्वस हुआ तो? बिल्कुल, अशरफ भाई ने भी सही कहा और आपका सवाल भी बड़ा अच्छा है। कराची पुलिस के पास ऐसा कोई निज़ाम एक्टिव नहीं है, मतलब कोशिश वो पूरी कर रहे हैं अपनी। हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए उन्होंने बंदे भी बिठाए हुए हैं, और ये जो रेंट एग्रीमेंट होता है तो इस पर भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा होते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, कुछ इलाकों में नहीं होते, कुछ इलाकों में होते हैं। अब जैसे गुलशन ले लें या PCH सोसाइटी ले लें या अतराफ़ के इलाके ले लें, DHA ले लें, या जहाँ जहाँ पढ़ा लिखा तबका है, ठीक है, वहाँ पर तो ये सारे मामलात हैं। लेकिन अगर आप कच्ची आबादियों की तरफ चले जाएंगे तो वहाँ का कोई चेक एंड बैलेंस का निज़ाम है ही नहीं। क्यों कि वहाँ पर घर इस तरह से बने हुए बिल्कुल दड़बों की तरह कि क्वार्टर छोटे बनाकर जो है रेंट पे दिए हुए। बहुत सारे इलाके ऐसे मैं आपको बताऊँगा जहाँ पर सिर्फ छड़े लोग, यानी कि सिर्फ मर्द हजरात जो कि काम करने बैरून शहर से आए हुए, ठीक है ना, वो आके रहते हैं, कारोबार करते हैं। तो बात यह है कि पुलिस अपनी कोशिश तो ये कर रही है कि किसी तरह इनका डेटा
वो हासिल कर ले, लेकिन उस तरह से उस पर प्रॉपर काम हो नहीं पा रहा है जो हमें नज़र आ रहा है। अच्छा, वही वाली रोज़ाना बात है कितनी ना, बसेस आती हैं इधर। मैं जैसे आप बात करें ना, कल भी हम इस पर बात कर रहे थे कि जब 9/11 हुआ था तो हम ये देखते थे कि उसके बाद से इतना बड़ा वाक़या था ये, उसके बाद से जब उसको प्लान किया गया कि उसके बाद अब क्या करना है कि ऐसी कोई कार्रवाई ना हो, तो वहाँ के लोग बड़े ज़िम्मेदार हैं, या ज़िम्मेदारी का मुजाहरा भी उन्होंने किया कि अगर वो अपने घर पर हैं, उनको आग, सामने वाले घर में आग नज़र भी नहीं आ रही, सिर्फ धुआं नज़र आ रहा है, तो वो पुलिस को कॉल कर देते हैं कि सामने वाले घर ये नंबर है, यहाँ से धुआं जो है वो उठ रहा है, या यहाँ से चीखने की आवाज़ आ रही है, या किसी को मारने की आवाज़ आ रही है। यहाँ पर तो हमने कान भी बंद कर लिए महराज भाई, आंखें भी बंद कर ली, कौन रह रहा है। अब जैसे आप बात करें ना कि डाटा कलेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, वहाँ पर एक बहुत बड़ी जो हर्डल है वो हम आवाम भी तो है ना। मुझे डर लगता है कि मेरे साथ वाला बंदा क्या कर रहा है मैं बता दूंगा तो ये पुलिस मेरे ही गले पड़ जाएगी। मुझे डर लगता है कि अच्छा ये बैग किसका है, मेरी कोशिश होगी अगर कोई मशकूक बैग नज़र आ रहा है, मेरी कोशिश होगी मैं सबसे दूर जाके मैं ही खड़ी हूँ, ताकि अगर ये फटे तो मुझे कुछ ना हो। हमारी ये वाली हमारी जो एक आप कह लेना कि बहसीत कौम भी तो कुछ जिम्मेदारियां हमसे वो भी नहीं निभाई जा रही। अब जैसे अगर मेरे पास कोई मुलाजिम आता है, मुझे उसकी रजिस्ट्रेशन तमाम तर मामलात करने पड़ेंगे तो वो मुझसे पैसे ज़्यादा लेगा। एक बंदा जिसका ना आता ना पता, वो मुझे 2000 कम में मिल रहा है, मैं बोलूँगी भाई आ जाओ। तो हमारी भी तो जिम्मेदारी है ना, वो भी हम निभाने में तो बिल्कुल ही नाकाम है। बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई भी मशकूक नकल हरकत देखें, और पुलिस की जानिब से मैसेजेस भी चलाए हुए होते हैं, लेकिन आपने एक बात भी ये ठीक कही कि यहाँ तो हमने ये भी देखा है कि बाहर से अगर कोई आया है और आपने उसकी कंप्लेन कर दी कि भाई इसको चेक करें मशकूक लग रहा है, तो आएगी पुलिस और पुलिस चली जाएगी, लेकिन वो फिर जो आपके गले आएगा तो हम उससे डरते हैं। ऐसा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये वो वाहिद शहर है कि जिसके बासी जो यहाँ के मकीन हैं, पक्के मकीन जो मुकीम लोग हैं, उनको हमेशा से बाहर से आने वालों ने ज़्यादा डरा के रखा। अच्छा मेरा साहब से एक चीज़ पूछनी है, 108 थाने हैं आपने बताया, मैं सिर्फ एक ख्वाहिश है मेरी, में ये पूछना है कि जितने भी थाने हैं इसमें जो अफसरान हैं SHO के लेवल पे या SP के लेवल पे या DIG के लेवल पे, मुझे ये पूछना है कराची के कितने लोग हैं थानों में जो कराची का SHO हो? भाई एक तो ये हमारे यहाँ बड़ा अलमिया रहा है, ठीक है ना, कि कराची जैसे शहर में जो कि पूरे पाकिस्तान की शहरक भी कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी भी इसको कहते हैं, अभी भी हमने कुछ तरह सुना कि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स जो है वो कराची ने अदा किया, ठीक है ना। लेकिन इसकी जो बदकिस्मती है वो ये है कि इसको मुकामी लोग जो है नहीं दिए जाते, मुकामी लोगों को SHO और DSP या SSP नहीं लगाया जाता, ठीक है। कराची है तो अब अंदरूनी सिंध से, ठीक है, फ़्लाइट आएगी तो वो SSP या DIG लगेंगे या IG लगेंगे, ठीक है। SHO लेवल जो है ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा अहम होता है इस पूरे रोल में पुलिस के ना। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। SHO के जो अंडर में है पूरा एरिया आता है, जिस एरिया में होता है, पर उस एरिया का जो भी नेटवर्क चल रहा है, इनका जो इनकी इंटेलिजेंस होती है वो बहुत मजबूत होती है, दूसरे इदारों से भी ज़्यादा मजबूत होती है, क्योंकि इनको एक एक गली का, एक एक घर का, एक एक मुकाम का पता है कि कौन क्या कर रहा है, पता सब है, लेकिन रिकॉर्ड ये नहीं जमा करते। अच्छा बहरहाल अशरफ भाई की बात की तरफ आते हैं तो कराची में इस वक्त भी 95% थानों में 108 थाने आपको जो है गैर मुकामी SHO ही नज़र आएगा और घूम फिर के वही लगता रहेगा। मैं आपको इतनी बड़ी एक मिसाल दूं, एक कराची में बोर्ड बेसन थाना है, ठीक है, बोर्ड बेसन थाने में 14 साल से एक आदमी SHO लगा हुआ है। ओह माय गॉड। अब भाई उसमें कौन से सुरखाब के पर निकले में या उसने क्या कर दिया ऐसा, ये आज तक समझ में नहीं आया, लेकिन सुना है वो अनवर मजीद साहब का खास आदमी है, खासम खास। हाँ, यही तो मसला है कराची शहर का। 14 साल से एक थाने में पोस्टेड है, तो IG साहब या पुलिस चीफ कैसे और किस मुंह से ये कह देते हैं कि हमें कोई सियासी प्रेशर नहीं है या दबाव नहीं है। और अगर प्रेशर होता है तो हम हैंडल कर लेते हैं, अगर हमें ऊपर से कॉल आती है तो हम मैनेज कर लेते हैं, हम किसी से नहीं डरते हैं। लेकिन जब इस तरह के वाकयात होते हैं और जब इनसे सवाल करते हैं तो चीखें जो है ना वो फिर पता नहीं कहाँ तक सुनाई देती हैं, और फिर पता भी चल रहा होता है जिसने भी, जैसे अशरफ भाई बताया ना, मैंने IG साहब से ये सवाल किया या मैंने उनसे ये सवाल किया, तो वो सवाल ये तो इनका एक्शन होता है, जब रिएक्शन आता होगा ना वो पूरे शहर को पता चलता होगा कि अच्छा ये कोई अशरफ नाम का बंदा है, इसने कुछ सवाल किया था। प्रोग्राम में मज़ीद भी बात करेंगे, आप वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक जी। सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं तमाम तर मसाइल के हवाले से। उम्मीद यही है कि तमाम तर मसले, तमाम तर परेशानियां हर इंसान की ज़िंदगी से हल हो जाए। साथ ही साथ अगर सबसे बड़ा मसला कराची शहर का देखें तो वो है गर्मी। गर्मी जो है उसने कराची शहर को इस कदर लपेट में लिया हुआ है कि हर बंदा रोज़ सुबह उठता है और वो देखता है कि बहुत गर्मी आज। और आप अगर ऑफिस जाएँ और ऑफिस में बैठे हों, जो भी बंदा बाहर से आता है वो आपको आके कह रहा होता है कि भाई बहुत गर्मी है, आज कल से ज़्यादा गर्मी है। कल तो हवा चल रही थी, आज नहीं चल रही। तो जैसे हम बात कर रहे थे मौसम की, तो ज़रा मौसम की अपडेट हासिल कर लेते हैं कि मौसम की क्या अपडेट है और आज मौसम कैसा रहेगा। अगर मौसम की हम बात करें तो कराची का मौसम जो है वो आज गर्म और खुश्क रहेगा। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 39 डिग्री होगा और पारा जो है वो 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। शुमाल मगरब से गर्म और खुश्क हवाएं चलेंगी। अब जैसे हम लोग प्रोग्राम के शुरू में भी बात कर रहे थे कि आज क्योंकि महकमा मौसमियात की जानिब से ही कहा गया है कि आइंदा 4-5 रोज़ में जो है वो गर्मी होगी और उसकी शिद्दत में इजाफा होगा, तो कोशिश करें कि बिला वजह घर से ना निकले, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी मजबूरी होती है घर से बाहर निकलना। जैसे हमारे रिपोर्टर्स हो गए, वो निकलते हैं फील्ड पर, तो ज़रा उनसे ही जान लेते हैं। मेराज भाई, कोई गर्मी में आपको लगा है कोई कम हुई है, ज़्यादा हुई है, क्या आपको समझ आया है? गर्मी की शिद्दत वाकई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और वाकई प्रॉब्लम तो होती है ना। आप शहर में निकलेंगे तो सूरज जो है वो सवानिज़े पर है, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ हम लोग तो फिर मैनेज कर लेते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी बच्चों को हो रही है जो सुबह स्कूल जा रहे हैं और स्कूल से वापसी के टाइम पे जो उनकी हालत होती है ना, वो देखने वाली होती है। तो हमें तो भाई काम करना है और जाहिर सी बात है। और आपने कहा कि बहुत कम लोग निकलते हैं गर्मी में, तो ऐसा नहीं है। देखिए, रोज़गार के मामलात और रोज़ी के मामलात ऐसे हैं कि हर शख्स 95% 90% जो अफराद हैं वो अपने अपने कामों पे सुबह अपने टाइम पे निकलते हैं। उनको कोई फ़िक्र फाका नहीं होता कि भाई गर्मी शदीद है या सवानिज़े पे सूरज। कोशिश कर रहे होते हैं वो भी अपने आप को बचाने की, बच के चलने की या छाँव में बैठने की। लेकिन ये है कि देखें, काम तो करना है ना, और काम नहीं करेंगे तो कैसे खाएंगे, काम नहीं करेंगे तो फिर आप खाएंगे कैसे? अच्छा भाई, ज़रा आप बताइएगा मौसम आपको कैसा महसूस हो रहा है? जल्दी से ज़रा, टाइम बस कम है। कल जब घर गया मैं तो रात को बच्चे आ गए तो मेरी छोटी वाली आके कह रही है बाबा बहुत गर्मी हो रही है, मेरा पानी ख़त्म हो गया था। तो मैंने कहा पानी फिल कर लेते। तो उन्होंने कहा वो स्कूल का फ़िल्टर ना वो अच्छा नहीं लग रहा था, ये तो मैं प्यासी आ गई। अब मैं उसको देख रहा हूँ, मैंने कहा कि भाई वो तो मैंने इनको बोला भाई कुछ छोटी वाली बोतल भी उनको साइड में बैकअप पर डाल दें। तो बच्चों के लिए ख़ास तौर से, जैसे मेराज भाई ने भी कहा, ख़ास तौर से बच्चों के लिए वालिदैन जो है छोटा बैकअप, छोटी वाली बोतल जो है वो ज़रूर बैग में रखें, ताकि अगर मेन बोतल ख़त्म हो जाए तो बैकअप पे हो पानी। क्योंकि ये जो सिस्टम है हमारा ना इतना बुरा है, जो हमारे फ्यूचर है उसके आप कोई भी स्कूल, इनके एजुकेशन की जो हमने स्टार्ट किया था, आप किसी भी स्कूल में जाके देखें, जैसे वॉशरूम वगैरह ये वो पानी, मतलब आप कोई फिल्टर या कुछ भी नहीं होता है, नहीं होता है। 5-10 हज़ार बच्चा गंदा पानी पिएगा तो क्या होगा, बीमार हो जाएगा। तो ये जो मुतलका इदारे हैं, ये तमाम मिनिस्टर बनाए हुए हैं, मतलब वज़ीर तालीम, वज़ीर सेहत, ये वो सेक्रेटरी तालीम, ठीक है। तो सबसे बड़ा आपका है एजुकेशन। सारे स्कूलों में जो है ना इनको चेक करना चाहिए पानी का, इन सब का, तो ये निज़ाम हमारा तभी ठीक होगा। ठीक है जी, बात हम करें निज़ाम की, और निज़ाम को बेहतर होने की ज़रूरत है। और कोशिश करें कि गर्मी में ज़्यादा बिला वजह घर से बाहर ना निकलें। मेराज अख्तर और अशरफ खान हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। आज है 10 अक्टूबर और 10 अक्टूबर को जो है वो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। ज़हनी सेहत से मुतालिक आगाही, तालीम और वकालत को फ़रोग़ देने के लिए हर साल 10 अक्टूबर को दिमागी सेहत का आलमी दिन मनाया जाता है, जिसके मकासद क्या हैं? वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ के ज़रिए 1992 में कायम किया गया था, जिसका मकसद ये था कि जहनी सेहत के बारे में बेदारी पैदा करें, जहनी बीमारी के गिर्द बदनुमा दाग को कम करें, जहनी सेहत की देखभाल और मदद को फ़रोग़ दें और आलमी कार्रवाइयों की हौसला अफजाई करें। अगर हम देखें, अगर बात करें हम अपने माशरे की, जिस माशरे में हम और आप रहते हैं, वहाँ पर मेंटल हेल्थ को उस कदर सीरियसली नहीं लिया जाता। एक आप कह लें कि एक बहुत बड़ा एज गैप है हमारे और हमारे पेरेंट्स के बीच में। इसकी वजह से भी आप कह लें कि बहुत सारे मसाइल आते हैं कि जब भी आप अपने घर वालों को बता रहे हो कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे एंजाइटी हो रही है, तो उनको ये बात समझ में नहीं आती कि अच्छा हमारे वक्तों में तो ये नहीं होता था,
हमारे वक्तों में तो ये वाले मसाइल नहीं होते थे। अगर आप देखें डिलीवरी के बाद एक टाइम पीरियड होता है जिसको पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि ख़वातीन जो है वो काफ़ी डिप्रेशन से गुजरती हैं, और जब वो इस पर बात कर रही होती हैं तो जो बड़ी हमारी बूढ़ी ख़वातीन होती हैं वो कहती हैं हमने भी बच्चे पैदा किए, हमें तो कुछ नहीं हुआ था, हम तो बिल्कुल नॉर्मल थे। तो हमारी जो मेंटल हेल्थ है उसको उस कदर सीरियसली नहीं लिया जाता, और जिस कदर मसाइल हैं, जिस कदर जो है वो एक महंगाई देख लें, बाकी मसाइल देख लें, उन सब मसाइल के बीच में मेंटल हेल्थ जो है वो हमारी कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है, क्योंकि उसको इस तरीके से सीरियसली नहीं लिया जाता। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मरियम मोतीवाला, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साथ ही साथ मौजूद हैं मिस इकरा नाज, जो कि सीनियर साइकोलॉजिस्ट हैं। इन दोनों से हम बात करेंगे। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मरियम, मुझे बताइएगा, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है, उस तरीके से अगर हम देखें तो लोग अपनी मेंटल हेल्थ को इतना सीरियसली लेते ही नहीं है कि वो इसको एक मर्ज समझें। बिल्कुल, क्योंकि देखें अवेयरनेस की जहाँ बात होती है, लोगों को लगता है कि मैं जो हूँ, अगर मुझे सैड हो रही हूँ मैं, या मुझे कोई काम नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि मैं जो हूँ बहुत ही बिज़ी थी पूरा दिन, तो इस वजह से मैं थक गई हूँ, इसकी वजह से हो रहा है। या जो है लोग बिल्कुल सीरियस इसलिए भी लेते नहीं हैं क्योंकि उनको पीछे से वो बैकिंग नहीं मिल रही होती है। अक्सर लोग यही, जैसे आपने भी बात करी कि बड़े बूढ़े बोलते हैं कि ये तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो वो वहाँ से जब आपको बात मिल रही होती है तो बोलते हैं हाँ शायद वाकई बड़े बूढ़े हैं हमारे, तो वो सही कह रहे होंगे। तो इसीलिए लोग फिर अपने ऊपर, ज़्यादातर ख़वातीन हैं वो अपने ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करती हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, घर की होती है, बच्चों की होती है, हर चीज़ होती है, तो उनको वो टाइम नहीं मिलता कि वो अपने ऊपर ज़रा फोकस करें। तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि उनको इतनी बैकिंग भी नहीं मिल रही होती है, और खुद उनको पता ही नहीं होता है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो आई थिंक यही वन ऑफ द रीजंस है। अच्छा इकरा, आप मुझे बताइएगा, जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जितना प्रेशर ख़वातीन पर ख़ास तौर पर है, कि पहले ऐसा होता था कि लोग, अगर कोई बंदा आपकी पीठ पीछे बात कर भी रहा है तो आपको उस तरीके से पता नहीं चलता था, या आप कहीं जा रहे हो, आपकी कह लें फिजिकल अपीयरेंस पे किसी ने बात कर दी या आपके बच्चों पर बात कर दी तो पता नहीं चलता था। लेकिन आजकल जो है, आप फॉर सपोज एक खातून हैं, वो मैरिड हैं, या उन्होंने वेट गेन कर लिया या कुछ भी हो गया, उन्होंने कोई पिक्चर अपलोड कर दी, नीचे कमेंट्स आ रहे होते हैं, कोई लंबी फहरिस्त होती है, उसकी वजह से भी जिसने करने थे वो तो करके चला गया, लेकिन आप एक डिप्रेशन में चले जाते हो। फिर आपको इधर उधर से बातें, आपके फैमिली मेम्बर्स आपको बातें कर रहे होते हैं। पहले लोग इस तरह की बातें करने से अवॉइड भी करते थे कि नहीं यार छोड़ो, हम किसी के, क्योंकि वो एक आप कह लेना कि एक आपका एक रिश्ता होता है जिसमें आप थोड़ी सी इज्जत का भी किरदार होता है, कि आप कहते हो नहीं यार अगले बंदे के मुंह पर नहीं कहना, पीछे कह लेते हैं। अब जिस तरीके से ये ज़्यादा हो गया, लोग वोकल हो गए हैं, लोग कहते हैं भाई अब तो जमहूरियत है, हर बंदा बात कर सकता है, बात करने का तो हक है, आज़ादी है। इसकी वजह से आपको लगता है कि मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ बढ़ रहे हैं या नहीं? देखिए बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि पहले लोगों के अंदर ये थी कि कब बात करनी है, कब कमेंट करना है, लेकिन अब लोग जो है ना इस चीज़ को सोचते नहीं हैं कि हमारी किस बात से किसके ऊपर फ़र्क पड़ सकता है, हमारे किस कमेंट से किसके ऊपर कोई फ़र्क पड़ सकता है। किसी के अपीयरेंस के ऊपर बात कर ली, किसी के रंग के ऊपर कह दिया, किसी के वज़न के ऊपर कह दिया, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट कर रहे होते हैं। हम अपने एंगर को, अपने इमोशनल, हमें कोई ट्रॉमा था, हमें किसी ने कुछ कहा होगा, हमने दूसरे के ऊपर डिस्प्लेस कर दिया। कहते हैं ना कि अथॉरिटी फिगर अगर कोई कहती है, जैसे बॉस ने जो है वो अपने एम्प्लॉय को डांटा, एम्प्लॉय किसको जाके कहेगा, बेगम को डांटेगा, बेगम किसके ऊपर गुस्सा उतारेगी, बच्चों पे उतारेगी, बच्चे किसके ऊपर उतारेंगे, अपने छोटे बहन भाई हैं कोई, तो इस तरीके से वो पूरा साइकिल चलता है। तो वो अपना ट्रॉमा जो है या अपने अंदर की जो एंजाइटी स्ट्रेस है वो किसी और के ऊपर जो है वो पोर्ट्रे कर रहे होते हैं। तो अब हम ये नहीं देखते कि वो अगला बंदा जो है वो किस मुश्किल से गुजर रहा है, उसकी मेंटल हेल्थ क्या है, वो उसके जज्बात क्या हैं, उसके एहसासात क्या हैं, बस हम ब्लंटली कह देते हैं और फिर उसकी जो है वो मेंटल हेल्थ ज़्यादा ख़राब होती है। अच्छा, हमने देखा है कि जिस तरीके से अगर हम बात करें, हम अक्सर ये बात कहते हुए भी नज़र आते हैं कि अब लोगों में ये अवेयरनेस आई है मेंटल हेल्थ को लेकर। लोग एंजाइटी कह लें, डिप्रेशन कह लें, या इस तरह की और भी बहुत सारी टर्म्स हैं जिसके बारे में शायद मुझे भी पता ना हो कि ये बीमारियां हैं और ये एग्जिस्ट करती हैं, इनका इलाज मुमकिन है। लेकिन ये भी हमारा एक स्पेसिफिक तबका है जिसको समझ आया, जो जाते भी हैं, डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाते हैं अपॉइंटमेंट्स लेकर। बाकी जो हमारा ज़्यादातर हमारी जो आवाम है, जिसमें हमारे मिडिल क्लास हो गए, लोअर मिडिल क्लास हो गए, वो तो आज भी इस बात को सीरियसली नहीं लेते हैं। तो ये है कि बस एक तजाद है, एलीट क्लास को पता चल गया मेंटल हेल्थ का, बाकी जो है वो वैसे ही हैं।
देखिए अभी तक ना मेंटल हेल्थ ना कहीं कहीं कुछ जगहों पे फैशन भी स्टेटमेंट के तौर पे ली जाती है कि अगर हम साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं तो फैशन स्टेटमेंट है, ठीक है। हमारे यहाँ अवेयरनेस हम बात करते हैं, हर 10 अक्टूबर को भी बात करते हैं, हम रोज़ाना के बेसिस पे भी बात करते हैं, हम हफ्तों के बेसिस पे भी बात करते हैं, हम सेमिनार्स भी कंडक्ट करते हैं, हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म मीडिया इसको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करा है, लेकिन लोग अभी भी इस चीज़ से डरते हैं कि अच्छा साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो, ये कोई पागल है, ये नफ्सियाती है। तो हम उस टैग लाइन से डरते हैं, हम उस लेबल होने से डरते हैं। लोग हमारे पास अभी भी आते हैं तो कहते हैं कोई हमें देख तो नहीं लेगा, कोई ये तो नहीं कहेगा कि हम नफ्सियाती हैं। तो लोग वो जो एक लेबलिंग है ना, नफ्सियाती, पागल कहेंगे और कहेंगे कि गुद्दू बंदर में जाके जमा हो जाओ, इस तरह के मजाक उड़ाएंगे हमारा। हो सकता है कि 4 लोगों के दरमियान फिर वो बात कही जाए। अब वो 4 लोग कौन है वो हमें भी नहीं पता, वो उन्हें भी नहीं पता, लेकिन वो बस 4 लोगों के दरमियान कही जाएगी वो बात और फिर हमारा मजाक बनेगा। तो आज कुछ क्लास, कोई मिडिल क्लास कह लें या अपर मिडिल क्लास कह लें, कोई सी भी आप क्लास ले लें, बहुत सारे लोग उस चीज़ से डरते हैं अभी और फिर उससे उनको एंजाइटी और स्ट्रेस होता है। तो अभी भी बहुत सारी जगहों पे जो है इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है जिस तरीके हम से बात करते हैं लेकिन उसकी अवेयरनेस नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से बात हम कह रहे हैं ना कि ये एक फैशन स्टेटमेंट भी बन गया है, आप इससे कितना इत्तेफाक करती हैं? ऐसा है बिल्कुल, क्योंकि कुछ कुछ जैसे एलीट क्लासेस में है कि ओ यू गोइंग टू द थेरेपिस्ट, अच्छा मेरा तो ये थेरेपिस्ट है। अब वो क्या बात है, तुम्हारा कितना चार्ज करता है, वो चार्जेस के जितना हाई कॉस्टिंग होगा उतना अच्छा उनके लिए यानी वो बेहतरीन है। तो एलीट क्लास में नो डाउट एक फैशन स्टेटमेंट के तौर पे चल रहा है, लेकिन जहाँ तक थोड़ा सा लोअर है वो फिर भी थोड़ा सा सीरियस उसको लेके चल रहे होते हैं। आजकल मैंने ये नोट करा है अवेयरनेस बच्चों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस, जैसे बच्चों के लिए बहुत अवेयरनेस बढ़ गई है। तो कोई भी कुछ भी मसला होता है, क्योंकि स्कूल में थोड़ा अवेयरनेस स्टार्ट हो गई है, बच्चे को थोड़ा सा इशू होता है तो फ़ौरन वो बिहेवियर की तरफ चला जाता है। तो माएँ बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गई हैं बिकॉज वी वांट अ वेरी परफेक्ट चाइल्ड। तो वो फिर अब मैंने ट्रेंड देखा है, टीनेजर्स का ट्रेंड काफ़ी बढ़ गया है और बच्चों में काफ़ी ट्रेंड बढ़ गया है। तो ये नो डाउट फैशन स्टेटमेंट बड़ों के लिए, एलीट क्लास के लिए होगा, लेकिन जो लोअर क्लासेस चलते आ रहे हैं उनके लिए एक थोड़ा सा ये कंसर्निंग मैटर चल रहा है। अच्छा, जैसे डॉक्टर साहबा, जैसे हम देखते हैं, जैसे आप भी बात करिए, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आप कोई गलती मुझसे हो गई है या फॉर सपोज मैंने किसी से बदतमीज़ी कर दी है, तो मैं अब मेंटल हेल्थ को वो जो है ना वो एज आप उसको कह लें शेल्टर यूज़ करूँगी कि यार वो मैं डिप्रेस थी, आई एम सॉरी यार। वो आपने सॉरी नहीं कहना यार, वो तुम्हें पता है मेरी मेंटल हेल्थ का, यार मैं डिप्रेशन में थी, मुझे बहुत एंजाइटी हो रही थी, मैं स्ट्रेस में थी। तो आपको लगता है कि लोग ऐसे भी करते हैं, एक्सक्यूज़ बना लेते हैं, एक्सक्यूज़ आप यूज़ कर रहे होते हैं, मे बी दे डोंट वांट टू ओन दैट। लेकिन हो सकता है कि वाकई में वो ऐसी स्टेट में हो, क्योंकि अक्सर गुस्सा या ऐसी चीज़ होती है जो कंट्रोलेबल नहीं होती है, या वो ऐसी स्टेट आती है जब काबू नहीं होता है। दिस इज़ व्हाट थेरेपी इज़ ऑल अबाउट, बिकॉज यू आर लर्निंग हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस। ठीक है, अगर आपकी मेंटल स्टेट सही नहीं है तो मे बी यू कैन ऑप्ट फॉर अ थेरेपिस्ट, मे बी यू गो और आप जाके अपने एंगर इश्यूज़ को रिजॉल्व करें, अपने ट्रॉमास को रिजॉल्व करें, उसको एज एन एक्सक्यूज़ बना के ना चले, लेकिन उस पर काम भी ज़रूर करें ना। क्योंकि मैंने देखा है, मैंने एक्सपीरियंस भी किया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साइकोलॉजिस्ट के पास कोई अपनी ज़िंदगी में कुछ 10 साल पहले गए होंगे तो वो कहेंगे यार उनको याद रहता है, उनको और कुछ याद नहीं रहता। वो कहते हैं यार वो मैं तो वहाँ गई थी ना, तुम्हें पता है मेरे साथ तो मैं बहुत ज़्यादा मुझे हो जाता है, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे दोबारा से अटैक्स आ रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि अगर हम पाकिस्तानी माशरे की बात करें, जो ज़्यादातर पेशेंट्स आते हैं वो उनके मेंटल हेल्थ इशूज़ क्या बेसिकली होते हैं, जो आपको लगता है कि पाकिस्तान में ये वाले इशूज़ जो है ना बहुत कॉमन है? ज़्यादातर आई थिंक फॉर फीमेल्स इट्स मोर टूवर्ड्स डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी, बिकॉज उनको घर प्रॉपर चाहिए होता है, प्रेशर्स बहुत होता है, इन लॉज का प्रेशर, क्या कहते हैं हस्बैंड का प्रेशर, बच्चों का प्रेशर। तो अगर हम ख़वातीन के सेट को देखते हैं तो वहाँ ज़्यादातर एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन है। मेल्स में अगर हम देखते हैं तो ज़्यादातर वर्क स्ट्रेस बहुत होता है, वर्क परफॉर्मेंस करियर का मेल्स में ज़्यादातर वो देखा जाता है। एडोलेसेंस में अगर हम देखते हैं तो आजकल बहुत ज़्यादा फोकस का इशू आ गया है, फोकस नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एडिक्शंस आ रही हैं, फ़ोन एडिक्शंस, गेम एडिक्शंस, वो ज़्यादातर आ रहा है। बच्चों की ज़्यादा हम बात करते हैं तो वहाँ पे मोस्टली स्कूल इश्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं कि बच्चा जो है वो बैठ नहीं रहा है, बिहेवियर इश्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं, या जो है स्कूल में बुलिंग बहुत हो गई है। तो वहाँ तो ये सारे डिफरेंट जो है डिफरेंट पीपल उसके ये डिफरेंट कंसर्न्स आ रहे हैं। अच्छा, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ना, अभी इकरा आप भी मुझे बताइएगा, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं अब लोग जो इस तरीके
से जाना स्टार्ट हो गए हैं साइकोलॉजिस्ट वगैरह के पास। एक हमने टर्म सुनी थी जो हम पहले अक्सर मूवीज़ में देखते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जैसे अवेयरनेस हुई, कपल थेरेपी का एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ, लेकिन वहाँ पर भी वो कुछ मर्द हजरात ऐसे होते हैं जिनके अंदर मेल ईगो होता है। कपल थेरेपी कितना फ़ायदा देती है, मेंटल इश्यूज़ और क्या क्या होते हैं, मेंटल हेल्थ पर कैसे काम किया जा सकता है, इन तमाम तर इश्यूज़ पर बात करेंगे। लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। बात हम कर रहे हैं मेंटल हेल्थ के हवाले से, और ख़वातीन में चूँकि ज़्यादा ये मसाइल पाए जाते हैं, इसकी बुनियादी वजह ये भी होती है कि जो घर की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं वो ख़वातीन पर कुछ ज़्यादा होती हैं। जब ख़वातीन सुबह सुबह सोच रही होती हैं मैं क्या पकाऊँ, इसमें भी आधा स्ट्रेस उनको आ जाता है। उसके बाद जब वो सोच लेती हैं 10 लोग मना कर देते हैं कि मैं ये नहीं खाऊँगा, वहाँ पर भी स्ट्रेस आ जाता है। साथ ही साथ जब वो निकलती हैं अपने घर से बाहर सब्ज़ियाँ लेने के लिए, तो सब्ज़ियों की कीमतें सुनकर भी जो है वो एक अलग किस्म का वो एंगर इशूज़ हुए होते हैं ख़वातीन को। तो ज़रा सब्जियों के भाव ताव देख लेते हैं आज के, उसके बाद फिर जो है मेंटल हेल्थ पर मज़ीद बात करेंगे। टमाटर जो हैं वो आपको 92 के मिल रहे हैं, आलू 58 रुपए किलो मिल रहे हैं आपको आज। साथ ही साथ अगर लहसुन की बात करें तो 414 रुपए का लहसुन है। साथ ही साथ अदरक जो है 863 का अदरक आपको मिल रहा है। माय गॉड, अदरक खाना छोड़ दें। गाजरें भी आ गई हैं, 81 रुपए केजी आपको गाजर मिल रही है। तुरई की बात की जाए तो 81 की तुरई मिल रही है। साथ ही साथ लौकी की बात की जाए तो लौकी आपको 58 रुपए किलो मिल रही है। फूल गोभी की अगर हम बात करें तो फूल गोभी 109 रुपए की हमें मिल रही है। साथ ही साथ खीरा 92 रुपए किलो मिल रहा है आपको। भिंडी 173 रुपए किलो, प्याज 138 रुपए किलो। और साथ ही साथ जो है ये प्याज, आलू, ये तमाम तर चीज़ें होती हैं। जब आप रेट लिस्ट देखते हैं, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि आप कहीं भी सब्ज़ी लेने जाएं, आप उनको बोला करें कि सरकारी रेट लिस्ट दिखाएं। अगर वो आपको सरकारी रेट लिस्ट नहीं दिखा रहे हैं तो आप वहाँ से सब्ज़ी मत लें, क्योंकि अक्सर जो है वो ये लोग ये बात करते हुए नज़र आते हैं कि सरकारी रेट लिस्ट जो है ना वो हमारे पास है ही नहीं, पीछे से आती नहीं है। हालांकि जब ये सुबह जाते हैं सब्ज़ी मंडी तो वहाँ पर जो है वो रेट लिस्ट भी इनको दी जा रही होती है, लेकिन चूंकि इन्होंने कीमतें बढ़ाकर आपको बताना होता है तो इसलिए जो है वो रेट लिस्ट आपको दिखाते नहीं है। तो जो कीमतें हमने आपको बताई हैं वो सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक बताएंगे। तो आप ज़रा देख लें, सोच लें और थोड़ा सा टाइम लेकर ज़रा सोच भी लें कि आज बनाना क्या है। मेंटल हेल्थ पर हम लोग बात कर रहे हैं। मुझे बताइएगा, ये जो ख़वातीन जब निकलती हैं बाहर, ये अशिया खुर्दोनोश की चीज़ें लेने, सब्ज़ी ले ली, चिकन ले लिया, बीफ ले लिया, इस पे भी जब रेट ऊपर नीचे होते हैं, क्योंकि देखें घर का बजट तो औरत बनाती है, तो उसमें कोई मसले होते हैं मेंटल हेल्थ के कि नहीं? बिल्कुल, देखें ज़ाहिर है जब एक बजट के हिसाब से एक औरत को घर चलाना होता है, उसमें उसको सारी चीज़ें देखनी होती हैं, सब्जियां देखनी है और गोश्त देखना है, और कुछ अगर हो सके तो सेविंग्स भी करनी होती हैं। लेकिन जब आपके पास जब आप निकलते हैं बाहर लेने के लिए और वो रेट में कमी बेशी हो रही होती है तो वो स्ट्रेस ज़रूर होता है। फिर वो स्ट्रेस जब वो घर पे आएंगे, अपने शौहर को बताएंगे कि भाई ये आज तो इतनी महंगी मिल गई, तो वहाँ से फिर अलग स्ट्रेस आएगा कि तो वो सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि घर चलाना आसान नहीं होता है। ऐसा ही है। तो ये सारे फिर एक जब मियाँ का मूड ख़राब हो जाएगा कि इतनी महंगाई है तो मैंने इतने पैसे दिए, बचत करा करो, भले ये नहीं पकाओ, तो औरत ज़ाहिर है चिड़ेगी कि मैं फिर और क्या पकाऊँ, मैं तुम रोज़ दाल चावल तो तुम खाओगे नहीं। हाँ, ऐसे ही सब्जियां लोग बच्चे खाते नहीं है, और जो शौहर होते हैं वो भी नहीं खाते। वो कहते हैं तुम क्या रोज़ यही बना लेती हो, रोज़ पकवान भी चाहिए। अक्सर लोग ये बात कर रहे थे ना ये कि पीछे से सैलरीज भी नहीं बढ़ रही हैं मियाँओं की, कि ऑफिस ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो तनख्वाहों के अंदर कोई इजाफा नहीं कर रहे, टैक्सेस बढ़ रहे हैं और चीज़ों की जो है वो कीमतें बढ़ रही हैं। स्ट्रेस जो है वो दोनों तरफ है, दोनों तरफ है। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, मैरिटल काउंसलिंग की जरूरत है, दोनों को बढ़ती है। ये जो मैं कपल थेरेपी की बात कर रही थी ना, ये मुझे बताएं, जब हम देख रहे हैं आजकल जिस तरीके से तलाक की रेशो में इजाफा हो रहा है, जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि अब पहले ये होता था कि आप ये देखते थे कि अगर मतलब घर वाले देखा करते थे कि आपकी अगर किसी से शादी होती है तो वो ऐसा बंदा हो जिससे कोई आपकी कंपैटिबिलिटी, मेंटल कंपैटिबिलिटी हो, ताकि ज़िंदगी आगे आसान हो। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो जैसे हम बात कर रहे थे ना, एक फ़ैशन स्टेटमेंट भी बन गया है कि मेरी जो बेगम है वो प्यारी होनी चाहिए, वो स्लिम एंड स्मार्ट होनी चाहिए, मैं जब उसको 4 लोगों में लेकर जाऊँ तो लोग मेरी तारीफ़ करें, मेरी वाह वाह करें। ख़वातीन का भी यही है कि मर्द जो है वो हैंडसम होना चाहिए, ज़रा टॉल एंड हैंडसम बियर्डेड गाय हो, हम लेकर जाएँ तो लोग कहें कि अच्छा यार ये तुम्हारा शौहर है, नाइस। तो ये इसकी वजह से, क्योंकि हम उस तरीके से मेंटल हेल्थ पर गौर नहीं करते, मेंटल कंपैटिबिलिटी अपनी देखते नहीं हैं, फिर हमें मसाइल हो रहे होते हैं। तो कपल थेरेपी को लोग कितना सीरियसली हमारे माशरे में ले रहे हैं?
देखिए कपल थेरेपी से पहले मैं ये एक चीज़ कहती हूँ कि शादी से पहले प्री मैरिटल काउंसलिंग हो जाए वो ज़्यादा बेहतर है। कि आपको पता होना चाहिए कि शादी रोमांस का नाम नहीं है, शादी एक जिम्मेदारी है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि शादी जो है वो हमारे यहाँ जिस तरीके से ड्रामे में और फिल्मों में दिखाया जाता है कि रोमांस है और बड़ा मज़ा आ रहा है शादी के बाद, ऐसा कुछ नहीं होता है। रियलिटी इज़ समथिंग एल्स। रियलिटी है, रियलिटी चेक में रहना चाहिए, जिम्मेदारी है, दोनों को निभानी है। सौदा भी लेकर आना होगा, कपड़े भी इस्त्री करने हैं, घर भी संभालना है, बर्तन भी धोने हैं, खाना भी पकाना है, सारी चीज़ है। ठीक है, और आदमी को भी पता है कि पिक एंड ड्रॉप भी करना है, बच्चे अगर उसने देखना है तो मैंने भी देखना है, होमवर्क अगर वो खाना पका रही है तो होमवर्क मैंने भी कराना है, तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो ससुराल देख रही है तो मैंने भी अपना ससुराल वालों को जो है वो मैंने भी सलाम दुआ रखनी है। तो दोनों को एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चलना है, तो ये प्री मैरिटल काउंसलिंग होनी चाहिए। कपल थेरेपी पर हम पहुंचेंगे ही नहीं, लेकिन हमारे यहाँ शादियाँ माशाल्लाह से हो जाती हैं और फिर उसके बाद कपल थेरेपी की बारी आती है, क्योंकि हम जिम्मेदारी उठा नहीं पाते, क्योंकि हम मेंटली प्रिपेयर नहीं होते, क्योंकि हमारे अंदर वही वाली चीज़ें। देखिए शादी मेंटल कंपैटिबिलिटी के साथ तो कोई करता नहीं है ना, कोई असेसमेंट नहीं होती शादी से पहले कि आप भी अपना HFD करा लें, आप भी अपना HFD करा लें, फिर हम देखेंगे कितना रेशो मिल रहा है, फिर हम शादी करेंगे। 90% कुंडलियाँ जैसे मिला रहे हैं, तो वो कुछ इस तरह का सिस्टम नहीं है। शादी होती है अलग लोगों में है, बाद में रहने के बाद पता चलता है कौन कितना मुख्तलिफ है। फिर उन मुख्तलिफ लोगों के दरमियान अगर जो है उनके एनर्जीज नहीं मिल रही हैं तो उन्हें पहले कोशिश करनी चाहिए कि हाँ कितना हम एक दूसरे को बर्दाश्त करें। अगर नहीं है तो आपको लड़ाई झगड़े से होने से पहले ही आपको चाहिए कि आप जो है वो थेरेपिस्ट के पास जाएं, बात करें कि कहाँ मसला आ रहा है, किस वजह से मसला आ रहा है। देखिए हमारे यहाँ ज़्यादा मसला, जैसे अभी हमने आलू प्याज के रेट पे बात की, अगर मसला सिर्फ वही है तो इसका मतलब है हम मैस्लो की पहली हायरार्की पे तो वैसे ही फंसे हैं कि हम पहले अपने बेसिक नीड्स से ही नहीं निकल रहे कि हम सेफ्टी इशूज़ और लव और इंटीमेसी इनके ऊपर जाएं। तो वो अगर है तो वो मसला तो जेन्युइन है। ठीक है, उसके ऊपर हम किस तरीके से काम कर सकते हैं, बजटिंग, तो वो कपल्स को सिखाया जाए। अगर दोनों के पर्सनालिटी क्लैशेस आ रहे हैं, एंगर इशूज़ हैं या कोई और मसला है, तो वो पे थेरेपिस्ट अपने हिसाब से उनको देखा जाएगा कि वो किस तरीके से उनको डील करें। तो हम कपल थेरेपी से तब जाएं जब उनकी कंपैटिबिलिटी हो। हम पहले वो देखें कि प्री मैरिटल अगर हो जाए, शादी से पहले उनकी थेरेपी हो जाए और उन्हें समझा दिया जाए कि शादी है क्या, शादी का मकसद क्या है, आर यू रेडी फॉर द मैरिज और नॉट। फिर उसके बाद शादी कराई जाए। तो मैं कहती हूँ कि बाद के मसले मसाइल और जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं डॉक्टर साहबा, जिस तरीके से हम अगर अपने माशरे में अपने इर्द गिर्द देखें जहाँ पर इस बात को जो है वो बड़ा मायूब समझा जाता है कि अगर आप जा रहे हैं तो अगर लड़का बेचारा गलती से बोल दे कि मैं लड़की देखूंगा, या लड़की बोल दे कि मैं लड़के को देखूंगी या मैं से बात करूंगी, हमारे यहाँ ये मायूब समझा जाता है। उसके बाद आप एक ऐसे जिस शख्स को आप जानते नहीं हो, लोग कहते भी हैं कि पहले होता था, लेकिन देखिए जैसे जैसे वक्त तब्दील होता है, आप बहुत कुछ आपके नॉर्मल डेज में चेंज होता है, तो आपको और वैसे वैसे आपको भी बदलना पड़ता है। यही जो है वो माशरे की हकीकत भी है। लेकिन हमारे यहाँ ये वाले जो मसाइल हैं, सबसे बड़ा मसला जो मैंने देखा है वो ये आता है कि हमारे यहाँ जो है वो जिम्मेदारी उस तरीके से नहीं ली जाती है। ये जो आजकल की हमारी जनरेशन है, ये जिम्मेदारी से क्यों भागती है? क्योंकि देखिए इतना हर चीज़ आसान हो गई है। अब क्योंकि पहले के टाइम पे जो पेरेंट्स वगैरह थे वो अपनी बेटियों को या जो भी थे उनको काम करवा देते थे कि तुम्हें घरदारी सीखनी है। उनका पहले के टाइम का मकसद ही था कि शादी करनी है लड़की को, तो उनको शुरू से ही पढ़ाई से हटा के इस घरदारी में ही लगाया जाता था। लेकिन जैसे जनरेशन टाइम चेंज होता गया, वक्त बदलता गया, तो अब एजुकेशन को ज़्यादा फोकस दिया गया है। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स बोलते हैं नहीं अभी हमारी बेटी पढ़ रही है, वो पढ़ ले, करियर सेट कर ले। इवन दो हमारे आजकल के टाइम पे औरत को भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है, ताकि वो जब अल्लाह नहीं करे आगे जाके कोई मसले मसाइल हो तो वो कर सके, फाइनेंशियली कर सके। लेकिन उस चक्कर में जो फीमेल्स हैं आई थिंक वो वहाँ घरदारी लैक करना भूल गई। तो क्योंकि वो इतना वुमेन एम्पावरमेंट की, बट ये सिर्फ औरत को नहीं सीखना चाहिए। आई थिंक ये अब ऐसा टाइम आ गया कि बेसिक चीज़ है, आपको खाना पकाना, सफाई करना, प्लेट उठा के सिंक में रखना, ये बहुत बेसिक चीज़ है। तो आई थिंक अब लड़कों को भी सिखानी चाहिए। आई थिंक हमारी जनरेशन तक जो है वो ठीक है, हम क्योंकि ज़्यादा करियर फोकस पे पहुंच गए। लेकिन अभी जो हमारे आगे वाली जनरेशन है तो आई थिंक ये अब बहुत अवेयरनेस आ गई है कि लड़का लड़की दोनों को सिखाया जा रहा है, ऐसे और सिखाया भी जा रहा है। अच्छा, जिस तरीके से हम मेंटल हेल्थ पर बात कर रहे हैं, अगर कोई इंसान है, क्योंकि अब जब भी आप देखते हैं आप कि एक इंसान आपको बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहा है, दैट डजंट मीन कि उसको डिप्रेशन नहीं है। बिल्कुल। अब हमें ये लगता है कि कोई इंसान रो रहा है घर में, उसने अपने कमरे में अपने आप को बंद कर लिया, वो अपने आप को काट रहा है, वो कुछ खा नहीं रहा, इसका मतलब ये कि डिप्रेशन है। तो ये जो डिप्रेशन, स्ट्रेस, इनकी अलामात बेसिकली क्या होती है? क्योंकि देखिए हर जैसे सही आपने बात करी कि अगर फ़र्ज़ करें
कोई बैठा हुआ है, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, अगर मैं आपसे बात करूँ इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पीछे बैक एंड स्ट्रेस नहीं चले, मुझे डिप्रेशन नहीं हो रहा। हाँ, मसले मसाइल अलामत जब आने लगे तब होता है कि जब आपके आपस के रिलेशनशिप्स ख़राब होना शुरू हो गए। मैं यहाँ खुश भी हूँ लेकिन मैं लड़ाई झगड़ा कर रही हूँ, ठीक है, मुझसे बैठा नहीं जा रहा, मैं हिल रही हूँ कॉन्स्टेंटली, मैं कोई बिहेवियर शो कर रही हूँ, तो हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं सीरियस मैटर हो रहा हो। जब रिलेशनशिप्स ख़राब होना शुरू हो जाए, जब आपके डेली फंक्शनिंग ख़राब होना शुरू हो जाए, तो वहाँ पे मसला है। जैसे वो बच्चा स्कूल जा रहा है लेकिन वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा, वो फोकस नहीं कर पा रहा है, वो आपस में लड़ाई झगड़े कर रहा है, वो टीचर से बदतमीज़ी कर रहा है, वो स्टूडेंट से बदतमीज़ी कर रहा है, बज़ाहिर वो आपको सही लगेगा लेकिन वो बिहेवियर जो है वो अलामात दिखा रहे हैं कि ओके देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन, कुछ मसला हो रहा है। बच्चों में अक्सर, क्योंकि मैं बच्चों को देखती हूँ तो उनको ये होता है कि स्कूल नहीं जाना, भाई रीज़न क्या है, बुली हो रहा है, तो अब उसका वो फंक्शनिंग ख़राब हो रहा है, वो स्कूल नहीं जा पा रहा है, तो वो उसका एरिया ख़राब हो रहा है, तो ये अलामत है। बज़ाहिर वो बच्चा कोई रोना धोना नहीं दिखा रहा होगा लेकिन वो बोला मुझे पेट में दर्द हो रहा है, आज मुझे नहीं जाना, वो नहीं करना, तो ये फिर साइंस होती हैं जब आपके ओके देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। तो इस तरह बज़ाहिर सिर्फ रोना धोना या सैड होना ये अलामत नहीं होती। और अगर अच्छा, ये इकरा, काट मुझे रहे हैं या कुछ कर रहे एक हैं, सवाल और ऐड कर लीजिएगा, सॉरी इकरा, मुझे बताइएगा कि जिस तरीके से हम लोग देख रहे होते हैं कि आप नॉर्मली देखें कि लोगों में डिप्रेशन पाया जाता है, तमाम तर चीज़ें होती हैं, अब लोग जितनी महंगाई और जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, लोग नहीं जा सकते साइकोलॉजिस्ट के पास, और उसके बाद अगर आपको घर में अपने आप को ज़रा काम डाउन करना हो, वो किस तरीके से आप काम डाउन कर सकते हैं, इसके बारे में बताइएगा। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि अगले को डिप्रेशन है कि नहीं है। यही मैं आपको ये कह रही थी कि अगर कोई बंदा अपने आप को काट रहा है तो इसका मतलब है कि अब उसे सिर्फ डिप्रेशन नहीं रहा है, उसकी बीमारी बढ़ चुकी है। सही है, कोई डिप्रेशन के भी दर्जे हैं, ठीक है, कि कोई माइल्ड पे है, कोई मॉडरेट पे है, कोई सिवियर पे है, और उसके साथ भी कोई और साइकोसिस का मसला तो नहीं है, ठीक है। फिर पर्सनैलिटी के इशूज़ अलग आते हैं, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स अलग हैं, बाइपोलर अलग है, साइकोसिस अलग है। फिर उसके बाद देखा जाएगा कि मसले क्या हैं, कि दवा देनी है, थेरेपी करनी है। अच्छा, अब अगर घर के अंदर ही किसी को कुछ करना है तो वो देखा जाएगा कि अगर मसला सिवियर नहीं है, माइल्ड टू मॉडरेट लेवल पे, तो फिर आप घर के अंदर कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जैसे माइंडफुलनेस कर सकते हैं, डीप ब्रीथिंग एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। आर्ट की अब बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, थेरेपीज़ आ गई हैं कि लेटर राइटिंग थेरेपीज़ हैं, आप जर्नलिंग कर सकते हैं। पुराने ज़माने में जैसे हम डायरी लिखते थे, अक्सर हम क्लाइंट को कहते हैं कि आप अपनी डायरी लिखें, रोज़मर्रा की चीज़ें लिखें, लेकिन उसे अपने पास रखना नहीं है। आपने रिमाइंडर्स दे दिए, अपने आप को छोटे छोटे रिमाइंडर्स दे दिए, आप वो कर सकते हैं। आइस क्यूब टेक्निक से बहुत सारी इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आप कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आप चाय भी पी रहे हैं तो आप उसे माइंडफुल करके पिएं, अगर आप पानी पी रहे हैं तो उसे माइंडफुल करके पिएं। वेट लॉस के लिए अगर हम अक्सर कहते हैं कि भाई माइंडफुल करके खाना खाएं, आपका वजन खुद कम होने लगेगा, आपको कोई डाइटिंग करनी नहीं, इतनी ज़्यादा डाइटिंग की तरफ आपको जाना नहीं पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी एक तो अगर हम बात करें ना मेंटल हेल्थ के हवाले से, तो इतना बड़ा टॉपिक है कि इस पर बहुत सारी बातें हैं और बहुत, जैसे बता रही थी ना इकरा, के मुख्तलिफ दर्जे हैं, हर दर्जे पर आपको एक एक दिन चाहिए, लेकिन हमारे पास टाइम की कमी है। हमारे साथ इकरा मौजूद थी, साथ ही साथ डॉक्टर मरियम मौजूद थी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ जिस तरीके से हम देखते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में नेगेटिविटी से दूर रहें। जो नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं ना, जैसे इकरा भी बात करी थी कि कुछ ड्रामास देखकर हम बड़ा फैंटेसाइज करते हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जिससे हम अपने आप को रिलेट कर लेते हैं, मतलब हमारा उनकी ज़िंदगी का कोई ताल्लुक नहीं होता आपस में, लेकिन कोई औरत दिखा रहे हैं, उसको बहुत जुल्म हो रहा है, कोई ज़्यादती हो रही है, उसके साथ जबर हो रहा है, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड हम अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं। अच्छा देखो, कभी उस वक्त भी मेरे साथ ये हुआ था, ये हुआ था, तो उसकी वजह से हम जब किसी और के कैरेक्टर में अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो फिर आपकी तरफ से भी जो है वो नेगेटिव एनर्जीज़ निकल रही होती हैं, जिसकी वजह से लोगों से लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं, इस तरह के मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो हो रहे होते हैं। मेंटल हेल्थ को सीरियसली लेना है, बड़ा ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी जिस तरीके से फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से मेंटल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। 10 अक्टूबर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जा रहा था, जिसके हवाले से हम लोग बात भी कर रहे थे। साथ ही साथ अगर हम देखें तो आजकल जो एक हमारे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स सेट कर दिए गए हैं, या आजकल हम लोग देख रहे होते हैं कि हर बंदा अपनी स्किन को लेकर, अपने कलर टोन को लेकर बहुत ज़्यादा जो आप कह लें सेंसिटिव हुआ होता है। पहले होता था कि अगर एक दो एक्नी निकल भी आते थे तो आप कहते थे कोई बात नहीं, खुद ही चला जाएगा, लेकिन आज आपकी एक एक्नी निकल के आता है तो आपकी मेंटल हेल्थ तबाह बर्बाद हो
जाती है। तो इसी पर बात करने के लिए उम्मे राहिल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ रज़ा इलाही हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे स्किन के इश्यूज़ के हवाले से कि किस तरीके से जो है वो आजकल का जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस तरीके से मौसम की तब्दीलियाँ हो रही हैं, आपकी स्किन पर इसका इम्पैक्ट हो रहा है, वो क्या इम्पैक्ट है, और घर बैठे आप किस तरीके से एक अच्छी स्किन जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। उम्मे राहिल साहिबा, मुझे बताइएगा कि अगर स्किन के कोई इश्यूज़ होते हैं, जैसे मैं बात कर रही थी, कोई ब्रेकआउट हो गया, फ़ौरन इसका मेंटल हेल्थ, आपको लगता है कि उस बेचारी लड़की की मेंटल हेल्थ तबाह हो जाती है? बहुत ज़्यादा। पता है हम इसको इतना ज़्यादा अपने दिमागों पे सवार कर लिया है कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इससे जो बच्ची है ख़ासकर वो इतना स्ट्रेस का शिकार होती है तो वो समझ लो उसका कॉन्फिडेंस लेवल ख़त्म हो जाता है, वो बिल्कुल सोशल लाइफ उसकी ख़त्म हो जाती है, वो प्रॉपर बिहेव नहीं कर सकती, चाहे वो अगर जॉब पे है तो जॉब पे काम नहीं कर सक रही है, स्टडीज़ में है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो वहाँ पे प्रॉपर अपना जो ना टाइम नहीं दे पा रही, पढ़ाई पे दिल नहीं लग रहा है, क्योंकि वो एक दाना या एक जिसे कहते हैं ना वाइट हेड भी अगर हो जाता है वो उनके लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा बोझ बन जाता है। ऐसे ही वो ज़िंदगी और मौत का मसला हो जाता है आजकल की लड़कियों के लिए। यही वजह है, आपने बड़ी प्यारी बात की, इस वक्त के मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करें तो ये जो छोटी छोटी चीज़ों को हमने बहुत बड़े इश्यूज़ बना दिया है और इससे हमारी जो मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है, खासकर न्यू यंग जनरेशन की, वो कुछ अच्छा काम करने के काबिल ही नहीं रहे। ऐसा ही है। अच्छा, स्किन के मसाइल की हम बात करें ना, जो 3-4 मसाइल बड़े सिवियर हैं, उनमें सबसे बड़ा मसला आजकल की यंग जनरेशन का है, वो है डार्क सर्कल्स। डार्क सर्कल्स पर हम बात कर रहे होते हैं, अच्छे से अच्छा कंसीलर ढूंढ रहे होते हैं, कलर करेक्टर ढूंढ रहे होते हैं, हमें लगता है कि बस ये डार्क सर्कल्स चले जाएँ, हमने सोना नहीं है टाइम पर, लेकिन हम चाहते हैं डार्क सर्कल्स चले जाएँ। तो अगर हम बात करें डार्क सर्कल्स पर, तो मुझे बताइएगा क्या ये मुमकिन है कि डार्क सर्कल्स ख़त्म हो जाएंगे? क्योंकि बिल्कुल हो जाते हैं ख़त्म, बिल्कुल हो जाते हैं। अच्छा, मुझे लगता है कभी भी नहीं होते ख़त्म। नहीं, उसके लिए रात को मोबाइल को थोड़ा दूर रखना पड़ेगा। अच्छा, और रात वाले पैकेजेस आप करवाना छोड़ दीजिए। मतलब वही बात हुई ना कि नहीं ख़त्म हो सकता। हाँ, नहीं देखें, अगर अपनी ब्यूटी पे अपनी हेल्थ पे कंप्रोमाइज़ करें तो वो तो आपको रात 10 बजे के बाद की जो नींद है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब सही टाइम सोने का 10-11। इस वक्त अगर आप सो रहे हैं, आप अर्ली मॉर्निंग उठ जाएँ, कोई मसला नहीं, मोबाइल यूज़ करें, गैजेट्स यूज़ करें, सब कुछ कर सकते हैं। आपका इंटरनल कोई प्रॉब्लम है तो उसका अपना ख्याल रखना है, खासकर बच्चियों में लिकोरिया का मसला होता है जिसकी वजह से डार्क सर्कल्स, बैक पेन हो जाता है, उसके ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं करते हैं। उसके अलावा कोई और हार्मोन्स का इशू है तो वो आपने चेक करना है। तीसरी चीज़ होती है कि अगर आपके ब्लड की कमी है, खून की कमी हो रही है, कोई इंटरनल वीकनेस उसके अलावा है, आपने उसको टारगेट करना, उसको क्योर करना है। हम सिर्फ लगाते जो रहेंगे ना उससे कुछ भी नहीं होगा। तो आपने पहले उसका रूट कॉज देखना है, डार्क सर्कल्स हो या कोई भी चीज़ हो, सही हो जाती है, इससे कि वो बाय बर्थ लेके नहीं आ रहे आप। हाँ, जो चीज़ आपके जीन्स में है या आपकी पैदाइश के साथ आपका जो ना कहते हैं बर्थ मार्क्स हैं उसके साथ चल रहा है तो वो एक अलग इशू है, वरना हर चीज़ सही हो सकती है। नींद पूरी होना ज़रूरी है, डाइट प्रॉपर होना ज़रूरी है, पानी का इंटेक अच्छा होना ज़रूरी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जैसे अगर आई साइट वीक है तो आपने ग्लासेस यूज़ करने हैं। अगर स्किन ड्राई है तो अराउंड आई स्किन बहुत डेलिकेट होती है तो आपने विटामिन ई ऑयल लगाना है या फ्रेश क्रीम जो होती है वो आपने लगानी है, ये आपने करना है। अच्छा, मुझे बताइएगा जिस तरीके से हम डार्क सर्कल्स की बात कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब अगर आप देखें आजकल हर दूसरा इन्फ्लुएंसर मतलब अपने टोटके हमें बता रहा होता है, भाई कॉफ़ी लगा लें, भाई मक्खन लगा लें, मलाई लगा लें, तो दूध लगा लें, दही लगा लें, और ये रिज़ल्ट हैं, इंस्टेंट रिजल्ट्स हैं, आपने शादी पे जाना है 10 मिनट पहले लगाएं, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मुझे बताइएगा आपको लगता है कि इससे कुछ होता है, या अगर आपको कॉफ़ी से असर हो गया है तो मुझे भी हो जाएगा, या जैसे आप बात करी थी कि मेडिकल कंडीशन है, आपको तमाम तर चीज़ें देखनी है? लेकिन शायद सर इत्तफाक से तीसरा दिन है आज, मतलब 3 दिन से मैं इत्तफाक ये है कि इसी चीज़ों पे शोज़ हमारे हो रहे हैं कि इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर हम आके बात करते हैं कि उनको फॉलो बहुत किया जा रहा है और उनकी बताई हुई चीज़ें या उनकी बताई हुई प्रोडक्ट्स को बहुत फॉलो किया जा रहा है। क्यों? आप वो उनकी स्टडीज़ क्या है, उनकी प्रैक्टिस क्या है, ये सब देखना बहुत ज़रूरी है कि उनकी एजुकेशन क्या है, उनकी प्रैक्टिस क्या है। अगर कोई हकीम है, तबीब है, कोई डॉक्टर है, ज़ाहिर सी बात है उसने 5 साल, 8 साल, 10 साल पढ़ा है। एसिटेशन अगर हम करते हैं, अपनी फील्ड में काम करते हैं तो हमारी प्रैक्टिस होती है। या हम कोई प्रोडक्ट बना भी रहे हैं जिसको आप टोटके कह रही है, तो ये टोटके ऐसे नहीं है, पूरी साइंस है। एग्जैक्टली। तो अगर रज़ा भाई कोई चीज़ बता रहे हैं या मैं या हमारी फर्टिलिटी के लोग दूसरे बता रहे हैं तो उसमें ये नहीं कि हमने बस 4 चीज़ें मिलाई और लगा लें। बट अब हुआ क्या है, सोशल मीडिया का अगर फ़ायदा तो नुकसान भी है। अगर हम इन्फ्लुएंसर्स की बात करें, टिकटॉकर्स की बात करें, व्लॉगर, जिसको देखो ये कर रहा है,
चाय बची हुई है, इसको डालो मुंह में लगा लो, कुछ तो होगा, अच्छा नहीं तो बुरा ही हो जाएगा। उन्होंने एक रोज की एक वीडियो लगानी है। ऐसा है एल्गोरिथम है ना सोशल मीडिया का। हाँ। अच्छा सॉरी, मैं राहिल साहब आपकी बात कर रही हूँ, मेरे साथ एक कॉलर मौजूद है, उससे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या हाल है? मैं ठीक ठाक। कौन बात करिए, कहाँ से? जी मैं अस्मा बात कर रही हूँ। मेरा डॉक्टर साहबा से एक सवाल है। एक तो ये चीज़ बता दीजिए कि जो सेंसिटिव ड्राई स्किन होती है उसके फेस के लिए ये जो ऑलिव ऑयल इम्पोर्टेड जो टिन में बॉक्सेस मिलते हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं फेस के ऊपर या नहीं? और दूसरा मैंने एक चीज़ और कंफर्म करनी है इसमें कि ये जो वेस्ट की जगह पे कमर में पेन हो रहा होता है और उसमें बैठने में बहुत शदीद दर्द हो रही होती है, वो किस वजह से होती है? ठीक है अस्मा, बहुत शुक्रिया। आपके सवालों के जवाब लेते हैं। मेरे ख्याल से जैसे आप बता रही हैं कमर की दर्द का, वो तो मेरा राहिल साहिबा ने बता दिया कि वो लाइकोरिया का मसला बहुत होता है ख़वातीन को, लेकिन साथ ही साथ आप भी बता दीजिए एक तो ड्राई स्किन और साथ ही साथ जो है उसके लिए जो इम्पोर्टेड ऑलिव ऑयल इस्तेमाल किया जाता है टिन पैक में, क्या वो आपकी सेहत के लिए अच्छा है स्किन के लिए? देखिए पहली बात कि कमर में दर्द हो रहा है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। आप अगर ओवर वेट हैं तो आपकी कमर में दर्द होगा, आपका मैट्रेस सही है तो आपकी कमर में दर्द होगा, इंटरनल कोई इशू है तो आपकी कमर में दर्द होगा, तो उसको चेक करना और फिर उसके बाद ट्रीट करना ज़रूरी है। अगर कमर में दर्द हो रहा है तो सबसे आसान है गोंद कीकर और जो गोंद कतीरा, इन दोनों को मिक्स करके आपने रख लेना है और इसके साथ मिलाना है स्पगोल, और 1 चमचा आपने रोज़ाना सुबह नहर मुँह खा के इसके ऊपर दूध पी लेना है। लेकिन जो आपको चीज़ें बताएं इनका चेक करवाना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हो सकता है कि इनमें से कोई चीज़ आपके लिए नहीं हो, या कोई अगर आप ओवर वेट हैं, बहुत सारी कंडीशंस हैं ऐसे तो वो आप पूरी हिस्ट्री के बाद जो है उसको कर सकते हैं। बट अगर जनरली दर्द हो रहा है उठने बैठने में, विटामिन डी आपने चेक कराना है, तो ये चीज़ें इस्तेमाल की जा सकती हैं। बट ऑलिव ऑयल इम्पोर्टेड हो या लोकल हो, इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑलिव ऑयल पीने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन लगाने के लिए ज़्यादा अच्छा है कोकोनट ऑयल। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, ड्राई भी है, तो कोकोनट ऑयल बेस्ट है। ऑलिव ऑयल सूट करता है, लगा सकते हैं, लेकिन कोकोनट ऑयल सबसे अच्छा है। फिर आप आर्गन ऑयल लगा सकते हैं, आप जोजोबा ऑयल लगा सकते हैं। तो ये वो ऑयल्स हैं जो आप अपनी सेंसिटिव स्किन पे लगा सकते हैं। अच्छा, सेंसिटिव स्किन जो होती है खासकर ड्राई में, वो आपको इचिंग करती है, आपके स्किन पे ड्राइनेस की वजह से आपको रेडनेस आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। तो हमेशा तरीका ये होगा कि डैम्पन स्किन के ऊपर आप लगाएंगे, थोड़ी सी सीली स्किन होगी तो उस पर तेल लगाएंगे रात को सोते वक्त, और उसको रगड़ेंगे नहीं, लगा के आपने टैप करना है, हल्का हल्का थपथपाना है, और ताकि रगड़ से आपके स्किन पे स्क्रैचेस या रैशेस पड़ जाएंगे। जब स्किन 2-4 दिन में नॉर्मल हो जाएगी तो देन फिर आप अपने तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है जी। उमर राहिल साहिबा और रज़ा इलाही हमारे साथ मौजूद हैं। रज़ा इलाही साहब को मुझे लगता है हमें उठाना पड़ेगा, काफ़ी देर से हमने उनसे बात नहीं की है, उनसे भी बात करेंगे। अब वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। बात हम कर रहे हैं जल्दी मसाइल के हवाले से, और वो मसाइल जो कि आजकल हमें हर जगह नज़र आते हैं। रज़ा इलाही साहब, मुझे आप भी बताइएगा, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, आपके पास एक बहुत बड़ी रेंज आ गई है अब स्किन केयर्स की। आके आपने विटामिन सी लगाना है, आपने नाइसिनामाइड लगा लिया, आपने जो है वो 8 स्टेप स्किन केयर कर ली, आपका मॉर्निंग रूटीन अलग हो गया, अब आपका नाइट रूटीन। अब मेरे जैसी बंदी, मैं अपनी ही बात करूँ, अब सुबह अगर मैं भाग के ऑफिस आती हूँ तो मैं तो नहीं लगा सकती, पहले विटामिन सी, फिर 5 मिनट इंतज़ार करूँ, फिर मैं जो है वो सनस्क्रीन लगाऊँ, फिर मैं 5 मिनट इंतज़ार करूँ, फिर मैं मॉइस्चराइज़र लगाऊँ, मेरे ऑफिस वाले गाड़ी वापस बुला लेंगे कि शाइस्ता आप वहीं रहें। तो मुझे बताएं कि ये ज़रूरी है ये 8 स्टेप स्किन केयर और मॉर्निंग रूटीन और नाइट रूटीन, या कोई और भी बेहतर और एक कह लें कि इंस्टेंट सा कुछ है हो सकता है जिसकी वजह से स्किन बेहतर हो? देखिए, एक तो पता क्या है, एक ये मसला है कि हमारे यहाँ एक है इज्तिमाई कम्प्लेक्स, मुआशरती कम्प्लेक्स, और जो मार्केटिंग करने वाले लोग होते हैं वो इज्तिमाई कम्प्लेक्स का फ़ायदा उठाते हैं। मतलब छोटा कद है, बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन वो बड़ा करने की दवाई बेचेंगे, ठीक है ना। इसी तरह रंग गोरा करना है, हमारी एशियन स्किन है, हमने यूरोपियन बनानी है, उसके लिए कुछ भी हमें करना पड़े वो हमने करना है। ऐसा है। 2-2, 3-3 घंटे के जो फार्मूले होते हैं वो हमने करने हैं। अच्छा, ये चिट्टा होने की चाहत में ये जो 4-4 क्रीमें मिला के लोगों ने चेहरों का सत्यानाश कर लिया, उससे ये हुआ कि स्किन की लेयर जो थी वो पतली हो गई। डॉक्टर साहिबा जिस तरह से फरमा रही थी, वो सारा ये शॉर्टकट का नतीजा है। ये क्या है? शॉर्टकट का नतीजा है। उसके बाद फिर मुख्तलिफ चीज़ें आ गई ना। अब मेरी एक चीज़ तो मैंने सेल करनी है, मैंने पूरा पैकेज ही बना दिया, चलो ये भी लगाओ साथ में, ये भी लगाओ साथ में, ये भी लगाओ, तो उससे क्या हो गया
जो ज़्यादा कम्प्लेक्स में है वो ज़्यादा चीज़ें ले लेगा, वो बोलेगा पहले मैंने क्रीम लगाई थी उससे फ़ायदा नहीं हुआ, सीरम से हुआ नहीं, ये फुल पैकेज है इससे तो होगा ही होगा। सही कह रहे हैं। अच्छा, मेन जो बुनियादी बात है जैसे डॉक्टर साहबा ने की कि आपको पहले आपको अंदर की हेल्थ का बेहतर करना पड़ेगा, जो आपका अंदर है वो बाहर नज़र आता है, एक चीज़ तो ये होगी। अब देखें ये इतने सारे जो काम है ना इनके करने का जो है वो बेहतरीन ज़रिया अल्लाह ताला ने पहले से मुहैया किया हुआ है। इस वक्त मार्केट में देखें एक बेहतरीन चीज़ है जो कि आप समझें कि हर्बल ग्लूटाथायोन या कुदरती ग्लूटाथायोन आप उसे कह सकते हैं। सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, ये जो ग्लूटा था मैं आने वाली थी, इस पे भी ऐड कर लीजिएगा। जो ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस आजकल आ रहे हैं, कैप्सूल्स आ रहे हैं, क्या ये वही है जो कुदरती ग्लूटाथायोन की बात करें आप? नहीं, ये अलग है। मैं आपको बता रहा हूँ कि नेचुरली इस वक्त ग्लूटाथायोन है जो कि आपके कम्प्लेक्स को ख़त्म कर सकता है, वो है इस वक्त अनार। ग्लूटाथायोन का मोड ऑफ एक्शन ये है कि वो आपकी बॉडी में जाने के बाद टॉक्सिक मादे जितने भी होते हैं उनको ख़त्म कर देता है, ठीक है। और आपके जो वो सेल्स हैं जो मेलानिन को या कार्बन को स्किन पे बढ़ाते हैं उनको वो ख़त्म कर देता है और वाइटनिंग उससे आना शुरू होती है, ठीक है ना। तो इस वक्त एक मार्केट में चीज़ है जिसको हम बोलते हैं अनार। अनार से दो फ़ायदे होंगे। ठीक, अनार का भी मोड ऑफ एक्शन वही बनता है जो कि ग्लूटाथायोन का बनता है। अच्छा, उसके रिज़ल्ट 6 माह में आएंगे, अनार के रिज़ल्ट 40 दिन में आ जाते हैं। वो महंगा पड़ेगा, अनार इस वक्त सस्ता पड़ेगा। तरीका इसका ये है कि आपने एक अनार ले लिया, उसके दाने निकाल लिए 50-60 ग्राम, उसको डाला जूसर में, 2 गिलास पानी के डाल दें, उसमें थोड़ी सी अदरक डाल दें, 1 इंच के करीब अदरक डाल दें, 2-3 दाने उसमें लौंग के डाल दें और इसको आप ग्राइंड कर लें। उसके बाद उसको छान लें। ये पानी अगर आप दिन में 2 दफ़ा पिए तो आपको अगर चेहरे पे बार बार दाने निकल रहे हैं तो वो ठीक हो जाएंगे। आपके स्किन पे झाइयाँ हैं, प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद की जो कैफियत होती हैं वो ख़त्म होंगी। इसके साथ साथ ये होगा कि आप थोड़े थोड़े गोरे चिट्टे लाल लाल होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अनार के साथ अभी सेब भी आया हुआ है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी आप बाकी जो बुनियादी बातें हमारी हो रही हैं वो हो रही हैं एक मुआशरे में इज्तिमाई कम्प्लेक्स है। एक कम्प्लेक्स तो रियल है, जिस तरह डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि किसी बच्चे के दाना निकल आए या बच्ची के निकल आए तो उसमें हार्मोनल इशू भी हो सकते हैं, काफ़ी सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो वो तो एक कम्प्लेक्स बनता है। एक वो कम्प्लेक्स के आपकी स्किन एशियन है, आप बनना यूरोपियन चाह रहे हो, ये नहीं बड़ी बन सकते। खूबसूरत स्किन होती है जिस पर जिस तरीके से हम देखें कि अब जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं, वैसे अगर आप करीब से देखें मगरिबी ममालिक के स्किन टाइप को तो आपको नज़र आता है कि क्या कुछ परेशानियाँ उनकी स्किन पे होती हैं। आपको रेडनेस नज़र आएगी, आपको स्पॉट्स नज़र आ रहे होते हैं, एजिंग ज़्यादा होती है उस स्किन पे। लेकिन खैर इन मसाइल पर हम बात कर रहे हैं। कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शाइस्ता, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए सर कैसे हैं? बस ये बात कर रहा हूँ। उम्मी को और रजा भाई को बहुत सलाम हो। रजा भाई माशाल्लाह बहुत अच्छी बात आपने बताई। मैंने तो अनार को अपना लेना है आज से, क्योंकि अनार का मौसम भी है और यही जो नेचुरल चीजें हैं आपको ले जाती है अच्छाई की तरफ। मैं उनमें से मेरा सवाल है, इन्होंने कोकोनट ऑयल की बात की तो मैं तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ इसका और बड़ा फर्क भी पड़ता है उनमें से। बल्कि मैं चाहूँ एक दिन जिसमें कोई हम कोकोनट ऑयल की करें। उनमें मुझे मेरी स्किन जो है ना वो बड़ी हार्ड है बहुत। मेरी बीवी मुझे कहती है कि आपकी क्रोकोडाइल स्किन है, तो मेरी स्किन पे कोई चीज असर इतना आसानी से नहीं करती। तो मुझे क्या करना चाहिए, कौन सी चीज यूज करना चाहिए, बस यही मेरा सवाल है। थैंक यू सो मच। आपकी स्किन सॉफ्ट नहीं है ना, आपका मुझे लगता है आपकी स्किन में मॉइस्चराइजर की कमी है। बताइएगा मेरा साहिबा क्या मसला है? पहले तो स्किन जैसे उन्होंने कहा कि बहुत हार्ड स्किन है, नेचुरल जो मेल स्किन होती है थोड़ी सी हार्ड होती है, लेकिन केयर वही होती है। तो सबसे पहले ये बताऊं कि आपने मॉइस्चराइजिंग ज़्यादा करनी है। अच्छा, क्रीम्स बहुत सारी आती है, लोग कहते हैं चलो ये ले लें सस्ती है, लेकिन रियल बैरियर जो एक क्रीम होती है उसमें आपका मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट ज़्यादा आता है। बैरियर क्रीम्स कहलाती हैं, डिफरेंट ब्रांड्स की मिल जाती हैं, वो लगानी चाहिए। अगर हम ऑयल की बात करें तो कोकोनट ऑयल जैसे अभी कहा, आर्गन ऑयल, जजूबा ऑयल, उसमें आप विटामिन ई ज़रूर ऐड करें। विटामिन ई जब ऐड करेंगे और स्किन अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब वो ड्राई है, हार्ड है और उसके साथ ब्लैक हो रही है तो उसमें रात को सोते वक्त थोड़ा सा एलोवेरा जेल ऐड करें। अच्छा उम्मीद ये भी बताइएगा जिस तरीके से अगर हम आजकल मौसम की बात करें, जिस कदर गर्मी है, आपकी स्किन आप कह लें कि आपको सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत पड़ती है। मैं तो खैर इस नतीजे पे पहुंच गई हूँ कि सनस्क्रीन का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि हर किस्म की आप महंगी से महंगी, सस्ती से सस्ती, मशहूर से मशहूर कुछ भी लगा के देख लें,
आपकी स्किन कलर डबल टोन होती है, आपको जो है वो आप कह लें कि वो आपको नज़र आ रहा होता है, आपको पैचेस पड़ जाते हैं। मुझे बताइएगा इतनी गर्मी में आपने बाहर निकलना है, दोनों बताइएगा मुझे कि क्या आप कर सकते हैं कि आपकी ये जो सनस्क्रीन के इफ़ेक्ट हैं वो आपको मिल सके। देखिए पहली बात ये कि लाजमी लगाना है। सन स्क्रीन जो है नकाब नहीं है कि आपको बचा लेगा, हाँ उसकी यूवी रेज से आपके स्किन को डैमेज होने से बचाता है। कलर का टू टोन होना एक डिफरेंट चीज़ है, कलर पे फ़र्क आता है, कॉम्प्लेक्शन आपका टैन होगा, आपकी स्किन टैन होगी, नेचुरल है, बट उसकी और भी बहुत सारी चीज़ें। बट अगर आप सनस्क्रीन लगा रहे हैं या सन ब्लॉक लगा रहे हैं तो आपको ये देखना है कि आपने धूप में रहना कितना है, और आपके धूप का टाइम ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा मिकदार लगानी है, SPF ज़्यादा लगाना है। और आपका पीरियड ज़्यादा है, आपका आउटडोर का पीरियड ज़्यादा है, तो वो जब जल्दी से आपने 1-1.5 घंटे में वॉश करके दोबारा फ्रेश लगाना है। अच्छा, वो आपके कलर को नहीं बचाएगा कभी भी शायद, तब वो आपकी स्किन को डैमेज होने से बचाएगा, स्किन कैंसर से बचाएगा। अच्छा देखिए, आप जैसे आपने बात की ना कलर टाइम पीरियड बड़ा मैटर करता है कि हर 2 घंटे बाद आपको सनस्क्रीन लगानी है। अगर आउटडोर है, हाँ, अब हम इतना मेकअप करके आउटडोर चले गए, हमने 4 घंटे आउटडोर रहना है, अब हम मुँह भी नहीं धो सकते, अब मुंह के ऊपर आप सनस्क्रीन लगा भी नहीं सकते। सनस्क्रीन स्टिक्स आती हैं बट वो वही आप कह रहे हैं जैसे हम बात कर रहे थे, इन्फ्लुएंसर्स आपको बता देते हैं बट वो ऐसे इफेक्टेड नहीं होती। कोई ऐसा कोई घरेलू टोटका नेचुरली जो है ना कुदरती जो सन ब्लॉक है वो है कोकोनट। अच्छा, खुश्क जो हमारे जो खुले घरों में काम, ऐसी ख़वातीन जो कि शहरों में रहती हैं या जिनकी सोर्स में चीज़ें हैं जो मंगवा सकती हैं, वो तो ठीक है, जिस तरह डॉक्टर साहिबा फरमा रही हैं इस तरह से सन ब्लॉक वगैरह वो यूज़ करें जिनको जो मिल सकता है। लेकिन ऐसे लोग, ये मैं सबके लिए बता रहा हूँ, जो खुले सहनों में काम करने वाली ख़वातीन हैं और उनके चेहरे पे जो पिगमेंटेशन आती है या वो धूप में ज़्यादा अरसा रहती हों तो उसकी वजह से जो स्किन मुतासिर होती है, उसके लिए बेहतरीन चीज़ ये है कि आपने जैसे 1-2 कप ले लिया आपने अर्के गुलाब, किसी भी कंपनी का अच्छे ब्रांड का ले लें आप, और वो आपने किसी कटोरे में रख लिया, उसमें खुश्क खोपरा जो मिलता है नारियल कोकोनट, वो आप उसमें रख दें, उस पानी में रख दें। सुबह तक वो पानी में गुलाब जो होता है वो जज्ब हो जाता है और वो फूल जाता है। जब वो फूल जाए उससे आप जूसर में डालें, शेक करें, वो एक मिल्की टाइप की क्रीम बन जाएगी, लोशन सा बन जाएगा और बड़ा खुशबूदार किस्म का बनेगा। वो आप चेहरे पे लगाएं। बेहतरीन किस्म का सन ब्लॉक है जो कि अरसा पहले इस्तेमाल हुआ अच्छा, कब लगाना है आपको? मतलब अच्छा, ये आप जब भी धूप में निकलें आप इसको लगा सकते हैं। और दूसरी बात, इसके लगाने से स्किन पे फ्रेशनेस आएगी, स्किन पे एक वो जो गोरा चिट्टा होता है ना वो भी हो जाएगा इससे, थोड़ा बहुत हो जाएगा। हाँ, वो भी हो जाएगा और क्रीमी मुझे बताइएगा उम्मीद साहबा कि क्या हो सकता है सनस्क्रीन का ऑल्टरनेट, जिससे जो है आपके, अक्सर हम ये बात करते हैं ना कि चेहरा गोरा हो जाता है, हाथ पाँव वैसे ही रह जाते हैं, उसके बारे में बताइएगा। देखो, पहले जब आपने भी कहा कि 4 घंटे हम धूप में रह रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सनस्क्रीन लगाना है, सन ब्लॉक लगाना है, हेवी वाला, 3 फिंगर के बराबर आपने लेके पूरे फेस पे, नेक पे और हाथों पे भी लगाना है। उसके बाद आप 2-4 मिनट दें उसको, जब तक आप घर में बाकी चीज़ें कर रहे हैं, और जब वो जज्ब हो, जैसे कि इतनी बड़ी लेयर जज्ब नहीं होती, क्रीमी लेयर आती है, जब आप थोड़ी देर छोड़ देंगे ना वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और देन उसके बाद आप मेकअप कर लीजिए। उसके बाद अगर आप आउटडोर जा रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा थोड़ा शेड रख लें, कोई आप अम्ब्रेला ले लें, या अगर बहुत ज़्यादा धूप है या कैप पहन लें। अच्छा, उसके अलावा जो आप नेचुरली कर सकते हैं, घर आने के बाद ये जो चीज़ रज़ा भाई ने बताई, ये ज़रूर आने के बाद, घर आने के बाद, फेस वॉश करने के बाद, मेकअप रिमूव करने के बाद ये ज़रूर लगाइए। रात को सोते वक्त एलोवेरा जेल में ज़रा सी हल्दी डाल के ज़रूर लगाइए, आपकी टैनिंग को ख़त्म कर देगा। किकम्बर, खीरा हर घर में मौजूद होता है, उसके स्लाइसेस करके जब आप घर आएँ वापस तो आपने इसका खूब मसाज करना है किकम्बर का, और ठंडे पानी से मुँह को धो लेना है, हाथ का भी और मुँह का भी, तो आपकी टैनिंग को ख़त्म कर देगा। और अगर बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई पिकनिक पे आउटडोर करने की वजह से, तो सिंपल जो टी बैग्स होते हैं या ग्रीन टी जो होती है, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आपने बनाई, इसका जो पानी है, जो ग्रीन टी कहवा है, इससे अपने स्प्लैशेस डाले फेस के ऊपर। अच्छा, और आधे घंटे के बाद अपना फेस वॉश कर लिया। ग्रीन टी की तो कॉस्मेटिक्स बन रही है। ऐसा ही है। अच्छा बताइए, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मेरा तो इंटरेस्ट कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस पर कहने को, पूछने को, बहुत सारी चीज़ें जिस पर मैंने और भी मज़ीद बात करनी थी, लेकिन चूँकि हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया। उमर राहिल साहब हमारे साथ मौजूद थी, साथ ही साथ रज़ा इलाही साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बात कर रहे हैं स्किन केयर की, तो कोशिश करें कि जब भी आप घर से बाहर निकल रहे हैं, जैसे हम शुरू से लेकर आखिर तक यही बात करते हैं
कि गर्मी का मौसम है, अपनी सबसे ज़्यादा दूसरों के मसलों में पढ़ने के बजाय, दूसरों के बारे में जो है वो कहते हैं ना कि सुनने के बजाय कि उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पे काम करें, अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करें, अपने ऊपर काम करें, क्योंकि जब आप अपने ऊपर काम करते हैं तो ये ना सिर्फ आपके लिए अच्छा होता है बल्कि एक बड़ा पॉजिटिव इमेज और एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो पड़ रहा होता है दूसरे लोगों पर भी। उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। सिटी एट 10 में मैं हूँ शाइस्ता रज़ा। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।